तो आज की क्लास में जो हम लोग हमारी 8th क्लास की एसएसटी है, सोशल साइंस है, उसका चैप्टर नंबर 5 करेंगे। नई बुक के अकॉर्डिंग है। इस चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। अब तक जो हमारी पुरानी 8th क्लास होती थी ना, उसकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी उसमें ना ये इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। लेकिन ये चीज 9th में होती थी, लेकिन ये चीज अब हम 8th में पढ़ रहे हैं और एक्चुअल में ये बढ़िया चीज है। इसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें पता चलेगी, आपको मजा आएगा अच्छे से समझना। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो इसको ना ऐसा समझना कि आपको नॉलेज लेनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, नहीं। बिकॉज आप हमारे इंडिया में अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, आप लोग आने वाला यूथ हो, 18+ हो गए तो आप लोग को भी वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन आपको सिस्टम के बारे में जब पता ही नहीं होगा कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है या क्या क्या चीजें हैं, तो आप कभी इस चीज को अच्छे से, लोकतंत्र को या ये सारी चीजें कभी आप पूरे क्या कहते हैं इंडिया में पूरा इंडिया का सिस्टम नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए नॉलेज के लिए। इसलिए नहीं कि हाँ ये चैप्टर है, इसको क्वेश्चन आंसर्स याद करने, इसको एक एसएसटी के चैप्टर की तरह मत कंसीडर करना। इसको एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से देखना कि मुझे इससे ज्यादा ज्यादा चीजें पता चल सके और मैं ज्यादा ज्यादा चीजों को समझ सकूं। देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मतलब देश है, मतलब इंडिया में लोकतंत्र चलता है, जहां लोग अपना शासन खुद से करते हैं, लोग अपने आप को ही एक दूसरे से नेता चुनते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई राजा हो या कोई ऐसा जिसके पास शुरू से ही ज्यादा अधिकार हो जो हमारे देश को चलाए। यानी कि हम डेमोक्रेटिक देश है और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, मतलब ऐसा सबसे बड़ा देश है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है, बड़ा बड़ा देश है और वहां लोकतंत्र भी है। बड़ी मुश्किल चीज होती है, क्योंकि देखो ना, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा आपके पास जो है मन में अलग अलग सोच होगी, और फिर उस देश को चला पाना लोगों के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है ना। इसीलिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में हमारा। और डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे सरकार लोगों के द्वारा इलेक्शंस के थ्रू चुनी जाती है ना। अब सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में हम सब लोग क्या करते हैं, जो हम सब लोग, अमन, सलोनी, कल को जितने भी बड़े होंगे सब लोग, अमृता, सब लोग, चारू, ये सब, आप सब 18+ हो गए, यू विल बी एलिजिबल। आप इस देश के नागरिक हो, आपको पूरा अधिकार होगा कि आप जाके वोट करके अपना नेता चुनोगे, है ना। तो जो मेकर्स थे ना, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, जिन्होंने हमारी एक कानून की किताबें बनाई, उन्होंने विश्वास रखा कि हर इंसान, हर एडल्ट सिटीजन, उसके पास एक राइट होना चाहिए कि वो वोट दे सके। उससे फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, आदमी है, औरत है, इससे नहीं फर्क पड़ता, उसके पास बराबर अधिकार होना चाहिए। और इसी बिलीफ के लिए इंडिया ने सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया। ध्यान रखना, तो यहीं से आपको समझ में आता है कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब, यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, और एडल्ट का फ्रेंचाइज है मतलब हर बंदा जो भी आज के टाइम पे 18 से ऊपर का है वो एलिजिबल है कि वो वोट दे सकता है, ठीक है ना। और ये कब से शुरू हुआ था, ये जैसे हमारा देश आजाद हुआ था तब से शुरू हो गया था। तो ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन लिया हमने। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये क्या होता है, कैसे इंडिया में इलेक्शन कराए जाते हैं, और क्या इलेक्टोरल सिस्टम कैसे वर्क करता है। इलेक्टोरल सिस्टम मतलब वो जो वोट देने का पूरा सिस्टम है वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे होगे तो आपने स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे कोट पढ़ा होगा। वो कोट क्या है, इंडिया ने अडॉप्ट करा है प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज विद अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन। इसका मतलब क्या समझना है। और ये कोट किसने दिया था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने 1949 में नवंबर के अंदर, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्या है, देखो एक सभा बनाई गई थी जिसका काम, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश को कानून चाहिए था। तो जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनाई गई थी, जिनका काम था कानून बनाना। तो उनमें डिबेट चलती थी, बातचीत चलती थी कि क्या क्या चीजें हमें हमारे नए, उन्होंने जब कानून बनाए तो उन्होंने ये देखा क्या क्या हमारे नए देश में होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो उस तरीके से उसमें से एक मेंबर होंगे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने ये कोट को दिया। अब ये कोट का मतलब क्या है, और इन्होंने कहा ऑल्दो बहुत सारे लोग गरीब हैं, अच्छे एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हमने क्या बिलीव रखा कि हर इंसान
सरकार चुनने के केपेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है, कोई किसी के पास कोई कमी है तो उसके पास वोट का अधिकार नहीं होगा। ये सबसे बड़ा अधिकार आपके पास इस देश में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, और ये डिसीजन बहुत ही बोल्ड था बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय बहुत सारी कंट्रीज में एडल्ट को वोट देना अलाउ नहीं था, इसीलिए हमारे देश के लिए बड़ी बात थी। समझ पा रहे हो आप लोग? चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? मतलब हर इंसान जो 18 प्लस है उसके पास पूरा अधिकार है वो वोट दे, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना। बीच बीच में हम कोशिश करेंगे, जैसे हम ये कर रहे हैं, तो अगर मीट होगा तो आपसे सवाल पूछता रहे इस चैप्टर को पोज करके, ताकि हम ये क्लैरिटी ले सके कि क्या आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम? एक इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? इलेक्टोरल सिस्टम, देखो हमने पढ़ा ना कि ये सारी चीजें हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो समझ में आ गया। ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम में पूरा, मतलब जहां इलेक्शन होता है ना, वो पूरा सिस्टम कि इलेक्शन कौन कराता है, कौन 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 क्या क्या लोग होते हैं, क्या रूल होते हैं, पूरा सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम कहलाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पूरा एक सिस्टम होता है। वैसे ही वोट देने के टाइम पर जो पूरा इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है, उसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है वो इलेक्टोरल सिस्टम होता है। बाकी इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि सरकार इलेक्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज करा है और कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा या इलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब देखो, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, एक भैया है मैं बगल में खड़े कह रहे इट इज जस्ट वोटिंग, मतलब ये तो सिर्फ एक वोट है। तो वहीं पे वो कह रही है दीदी बड़े क्या कहते हैं, सब लोग बड़े एक्साइटेड क्यों है भाई, क्या चल रहा है? तो एक बंदा अंदर से बोलता है कि जस्ट वोटिंग, इट इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, द जनरल इलेक्शन। मतलब वो बंदा बोल रहा है कि भाई तुम सिर्फ इसे वोटिंग कह रहे हो, ये सिर्फ वोटिंग नहीं है, ये तुम्हें दिखा रहा है कि इस देश में तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है, तुम चाहो तुम्हारे एक एक वोट से, देखो वैसे तो प्रैक्टिकली एक एक वोट से, सिर्फ एक वोट से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखा होगा आपने अभी बीच में एक इलेक्शन हुआ था एक जगह पे जहां से एक वोट से बंदा जीता था, तो भैया एक एक वोट मिलके, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई आप आपके पास पूरा अधिकार है, आप वोट दो, आपको जिसको चुनना है आप चुनो, यू हैव द राइट। कल को रो मत कि ये सरकार बेकार है, ये वो बेकार है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे थे तब तुम छुट्टियां मनाने चले गए थे कि चलो आज तो मैं यहाँ चले जाता हूँ, वहां चले जाता हूँ, नानी के चला जाता हूँ, ये सब नहीं, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो ये बहुत बड़ी चीज है आपके इस देश के अंदर, ठीक है ना, आपके लिए। तो समझो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे बड़ा है उसके पास पूरा अधिकार है, वो वोट देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, ठीक है ना। और हर इंसान को बराबर एक वोट है और उसके वोट की वैल्यू भी एक है ना, क्योंकि कुछ कुछ देशों में ऐसा नहीं होता। एक फिजी देश है, फिजी करके, वहां पे इंडियन फिजी रहते हैं और बाकी नॉर्मल वहीं के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग वोट के वैल्यू है, किसी की ज्यादा किसी की कम है। तो सोचो ये भी सीन है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब हर, पूरे सब पे लागू होगा ये, एवरीवन, है ना। वोट मैटर नहीं करता उसकी कास्ट क्या है, धर्म क्या है, काला है, गोरा है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, एजुकेशन क्या है उसकी, इनकम क्या है, क्या कमाता है, संपत्ति कितनी है, क्या भाषा बोलता है, हर बंदा बराबर है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की परिभाषा ये याद कर सकते हो आप, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर इंसान जो 18 या 18 से बड़ा है उसके पास पूरा अधिकार है, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के वो वोट कर सके। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या पड़े इस परिभाषा में, कि हर इंसान को वन वोट मिलेगा, मतलब आप एक नागरिक हो, ठीक है ना, आपको एक वोट मिलेगा, किसी को एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेगा, सबके पास ये बराबर चीज है। और हर किसी के वोट का वैल्यू सेम है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, है उससे नहीं फर्क पड़ता। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। वोटिंग का जो अधिकार है ना, वो किसी धर्म जाति पे डिपेंड नहीं होगा, सबके लिए बराबर है, समझ रहे हो। और वोटिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक अधिकार है, एक तरीके से संविधान का अधिकार है। संविधान जो है ना हमारे देश का कानून, वो कहता है हर इंसान के पास पूरा अधिकार है वोट देने का। तो आप सब देख सकते हो, आप में से किसी को रोका नहीं जा सकता, समझ रहे हो। बाकी कुछ क्या कहता है, इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन और इलेक्शन जो होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब
ये कुछ इलेक्शंस है जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चलता है। लोकसभा, जब पूरे देश के इलेक्शन होते हैं ना प्रधानमंत्री चुनने के, वो वाले जब आपके खुद के राज्यों में होते हैं तो उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। जो सिर्फ आपके गांव में होते हैं उसे पंचायत वाले इलेक्शन कहते हैं। और एमसीडी के होते हैं शहरों में, गांव वाले में नहीं होते ना, तो यहाँ शहरों में होते हैं, तो उस तरीके से म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। तो और क्या कहते हैं, अब आगे चलते हैं। ये जो इलेक्शंस हैं ये अब देखो आपके कुछ कानून होते हैं, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, तो आप याद रखना ये वाला कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 326 के तहत हम लोग वोट देते हैं। क्यों? आर्टिकल 326 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? जो आर्टिकल 326 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस, मतलब हर इंसान को बराबर अधिकार है। इसका मतलब हर इंसान एलिजिबल है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान किसी को भेदभाव करके वोट नहीं देने दे रहा, तो इसका मतलब वो आर्टिकल 326 का वायलेशन कर रहा है। ठीक है। वोटिंग एज क्या है? तो ओरिजिनली एक इंसान जो होता है ना वो 21 साल बाद क्या कहते हैं वोट दे सकता था, लेकिन 1988 में, ध्यान रखना ये भी बहुत बढ़िया चीज है, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी थी 21 साल से 18 साल पे। इस पे भी मैं आगे बात करेंगे। और ये अलाउ करा था कि और जवान से जवान लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकें। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सरकार को लगा कि जो जवान लोग हैं वो भी अवेयर हैं, उनको भी ज्यादा जानकारी है समाज के बारे में। वो 18 साल, मतलब 18 साल लगा लोगों को, एक मैच्योरिटी वाली एज है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें लगा कि ये नेशनल देश के इशू समझ सकते हैं, ये भी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो लोकतंत्र और स्ट्रांग होगा, इसीलिए। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपको लगता है गुड डिसीजन है? बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा लोग वोट दे सकते हैं। ये लोग भी तो यंग लोग हैं, ये भी अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, सरकार रिप्रेजेंट करेगी ज्यादा लोगों को, लोकतंत्र और स्ट्रांग होगा। लेकिन अगला, क्या कोई इंसान दूसरे, मतलब कि भाई मेरी मम्मी के चोट लगी है, क्या मैं वोट दे दूं है, या मेरी मौसी का मन नहीं कर रहा है तो मैं उनके बिहाफ पे देने आया हूं, इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? क्लियर है? हु कैन वोट? कौन कौन वोट कर सकता है? भाई सिंपल सी बात है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसे 18 साल से बड़ा होना चाहिए, और उसका नाम, जायज बात है, वोटिंग लिस्ट में होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग रजिस्टर नहीं करा पाते ना। हु कैन नॉट वोट? कौन नहीं वोट कर सकता भाई? कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना कोई वोटिंग अधिकार अगर खो चुका है, तो अगर वो गिल्टी पाया गया कुछ क्राइम के तहत, है ना, जो लॉ ने उसको अगर कहा है, तो उस तरीके से वो नहीं दे सकता। ठीक है। यहाँ पे एक नया वर्ड निकल कर आता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये क्या होती है भैया? कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक एरिया है जहां वोटर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को टू अ लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं बॉडी। सपोज मान लो भुवनेश्वर जो है वो, जैसे मान ले भुवनेश्वर पूरा एक कैपिटल, ठीक है, तो अब भुवनेश्वर जो है उसमें ऐसा, अब लोग वैसे तो वो ठीक ठाक बड़ा होगा, दिल्ली की बात कर लो चाहो तो उसको हम छोटे छोटे जगह पे डिवीजन कर देते हैं। मान लो ये इस तरीके से, ये डिविजन हो गया। ठीक है। ये मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया, इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। और ये भी बेटा ऐसा नहीं होता, कुछ जगह ज्यादा होती है कुछ जगह छोटी होती है, वो डिपेंड करती है वहां की आबादी के ऊपर, ये बात भी ध्यान रखना। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इतनी सी जगह है, ठीक है, ये वाली जगह, एक सेकेंड, ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो जगह है इसमें, अब ये भुवनेश्वर के अंदर है। अब भुवनेश्वर एक सिर्फ अगर अपने आप में देखोगे तो एक सिटी है, लेकिन उस सिटी में भी तो छोटे छोटे नगर ये सब आते होंगे, अलग अलग जगहों के नाम। तो अब मान लो आपने भुवनेश्वर को ऐसे अलग अलग पार्ट्स में इसलिए इस तरीके से बांट दिया, तो जो ईच एरिया है, मतलब ये जो एक एक एरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है एक जगह को, और वो एक जगह जो होती है ना इलेक्शन की, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। यानी कि अगर दिल्ली है तो दिल्ली में जब स्टेट इलेक्शन होते हैं, समझ रहे हो, स्टेट राज्य के, तो वहां 70 सीटें निकलती हैं। ठीक है। कितनी सीटें होती हैं? 70। अब जो 70 सीटें होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि 70 अलग अलग इलाके हैं बेटा, अलग अलग इलाके हैं, तो इसका मतलब क्या सीन हो गया? इसका मतलब हो गया कि यह 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ना वो एरिया है जहां पे वोट दिया जाता है एक जगह पर्टिकुलर। यानी कि आप करोल बाग में वोट देते हो तो आप करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्ट हो, वहां पे आप वोट देते हो। समझ रहे हो? ठीक है। बाकी कुछ और वर्ड भी है। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइज मतलब अधिकार जो आपको सरकार या गवर्नमेंट दे रही है। एक और वर्ड है फ्रेंचाइज इज सफरेज,
मतलब दोनों का मतलब ही सेम होता है, फ्रेंचाइज ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो। अब 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे, मतलब जनरल इलेक्शन जो पूरे देश के होते हैं जिससे प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई एक सरकार पूरी जो है वो डोमिनेशन नहीं ले पाई थी, मेजोरिटी नहीं ले पाई थी, वो भी समझेंगे, क्योंकि 543 सीटें थी, 543 का आधा कर दो, अगर आप 543 का आधा करोगे 542 का कर लेते हैं, 54 का 270 और 2 का 1, यानी कि बंदे को जीतने के लिए 272 सीट चाहिए थी, और बीजेपी को जो है 239 240 के आसपास सीटें मिली थी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, ये आप ध्यान समझना, इस चैप्टर में 2024 का लोकसभा इलेक्शन मेंशन है, कहता है 980 मिलियन वोटर्स थे, ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 980 मिलियन वोटर्स थे, और इलेक्शन 513 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतलब इलाके थे। तो सोचो कितना बड़ा इंडिया का डेमोक्रेसी है। अभी डोंट मिस आउट, बीच बीच में आते रहेंगे ना आपकी बुक के अंदर, साइड बाय साइड बुक भी ओपन रखना, देखना मैं कौन सा वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और बढ़िया है, मजा आएगा। कहता है इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो कितने नेता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कितने नेता चुने जाते हैं, 3.1 मिलियन, ठीक है ना, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर 31 लाख लोग नेता बनते हैं। सोचो, मतलब नेता नहीं बन रहे, मतलब चुने जाते हैं, उनमें से कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर 31 लाख लोग, और महिला उसमें से कितनी है, 1.3 मिलियन, ठीक है, और मोर देन 2.5 लाख लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, मतलब लोकल सरकार है, समझ रहे हो, 2.5 लाख, समझ रहे हो। तो इससे सोचो कि ये सभी लोग जो है ना वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुने जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो सिर्फ बड़े लेवल पे नहीं, छोटे छोटे गांव, टाउन्स, शहरों में हर जगह काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही होंगी चीजें बहुत ही आराम से। इसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझ में आ गया। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है ये समझना। इससे पहले आप इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं पीडीएफ मीत को सेंड कर दूंगा। मीत इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कुछ एमसीक्यू या कुछ क्वेश्चन आंसर देगा। हिंदी मीडियम में होंगे हिंदी में दे देगा, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में, और आपको उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके ट्राई करके आंसर देने हैं, ठीक है। और अगर लगेगा हमें क्लियर है तो ठीक है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जब तक ये क्लास इस तरीके से चलेगी तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग मोबाइल ला सके, ठीक है। चलो तो थोड़ा इसको रुक के हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। एक इलेक्टोरल सिस्टम कंप्लीट सिस्टम है जो इलेक्शन कराता है, मतलब इस सिस्टम में पूरे इलेक्शंस होते हैं, समझ रहे हो। मतलब जब इलेक्शन होने होते हैं तो जो वोट देने वाले हैं उनके नामों की रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे जो नेता बनना चाहते हैं, कैंपेन्स चलते हैं फिर उनके, याद है ना, रोडों पे आता है ना, लगे रहो केजरीवाल, या इस तरीके से, है ना। या फिर फॉर एग्जांपल अब तो चलो दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं है, या फिर बीजेपी का चलता है ना, इस तरीके से चलती रहती हैं चीजें। फिर उसके बाद इसकी काउंटिंग होती है, किसने किसको कितने वोट्स दिए, और फिर रिजल्ट को डिक्लेरेशन करते हैं। यानी कि ये पूरा प्रोसेस इलेक्टोरल सिस्टम ही तो है। तो फिर इंडिया को एक अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए ना, तो ये सवाल है कि क्यों चाहिए। क्योंकि इंडिया बड़ा देश है, आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी भाषाएं, कल्चर अलग है, धर्म अलग है, माउंटेन्स है, आइलैंड है, सब है भाई, जंगल है, डेजर्ट है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के लिए ध्यान रखना है, केयरफुली इलेक्शंस हो, है ना। इंडिपेंडेंस से पहले ओनली 13% ऑफ इंडियंस के पास अधिकार था, और उसमें से जो थे मोस्ट पीपल वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे इलेक्शन में, यानी कि आजादी से पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था ही नहीं। अगर हम वुमेन्स के वोटिंग राइट्स की बात करें तो इंडिया ने अपने वोटिंग राइट बिल्कुल शुरुआत जब देश आजाद हुआ था तभी से रखा था, बहुत सारे देशों ने नहीं रखा था। वुमेन्स को स्विट्जरलैंड में 1971 में जाके, सोचो एक क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री है, तब जाके अपने क्या कहते हैं महिलाओं को अधिकार 1971 में दे रहा। हम लोग तो फिर भी बहुत सही है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इससे दिखाता है हमारा देश इक्वल रखता है सबको, वुमेन्स के अधिकार को भी ध्यान रखता है और लोकतंत्र पे भी ध्यान देता है, बिल्कुल शुरुआत से जब से हमारे देश का कानून बनाया था। फिर लेट्स एक्सप्लोर आ जाता है। 1947 में सवाल है, इंडिया का लिटरेसी रेट 14% था, और उसमें से सिर्फ 8% तो महिलाएं पढ़ी लिखी थी। लिटरेट मतलब पढ़ाई, साक्षरता दर, पढ़ाई का दर। कुछ लोग बिलीव रखते हैं कि सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही वोट देना चाहिए। तो जो हमारा संविधान है वो जो है वो हर किसी को अधिकार क्यों देता है, क्योंकि उसको लगा हर इंसान बराबर है। अगर हम पढ़े लिखे अनपढ़ के हिसाब से चीजें रखेंगे तो इससे फायदा नहीं है। एजुकेशन जो होती है ना वो नहीं डिसाइड करेगी वोटिंग राइट,
हर इंसान अपनी जरूरतों को समझता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, और एवरीवन डिजर्व अ वॉइस इन गवर्नमेंट, समझ रहे हो। चलो है आगे चलते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की इंपॉर्टेंस है क्या, कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना, फोस्टर सिविक एंगेजमेंट, मतलब आसपास के लोग, जब हर इंसान बराबर है तो लोग पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे। पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, लोग जो है ना डिसाइड करते हैं किस तरीके का फ्यूचर वो चाहते हैं और कौन नेता को वो चुने कि वो बेहतर उनके लिए करके दे दे। एवरीवन इज इक्वल, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जात धर्म एजुकेशन इन लेवल के आधार पर, ठीक है ना। और दूसरा एवरीवन वॉइस मैटर, हर किसी की वॉइस मैटर करती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ 2 पॉइंट्स और हैं जो कहा गया कि क्या हो सकता है। तो देखो जो मैंने चीज सारी बताई है वही वाली चीज को यहाँ एक्सप्लेन करा। हर इंसान की बातें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ना वो आंसरेबल होने चाहिए, पावर होनी चाहिए फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, सिविक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग बेहतर लीडर चुन सकें। और 2 एम्प्टी पॉइंट्स में आप ये लिख सकते हो कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और लोगों के अधिकारों को हम बचा सकते हैं। ये आप लिख सकते हो, उसमें 2 पॉइंट्स लिखने के लिए कहे ना, तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ब्रिजिंग बैरियर्स, ठीक है ना, एंड इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ये एंश्योर करना कि क्या हमारे देश में सही में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चल भी रहा है, तो वो क्या है, ब्रिज करना बैरियर्स को, मतलब बैरियर्स को ब्रिजिंग करना और पार्टिसिपेशन लाना लोगों का, मतलब लोगों को ये देना कि भाई आओ वोट करो, आओ नेता बनना, खड़े हो जाओ, डेमोक्रेसी में ज्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। और बैरियर्स को एक तरीके से हटाना, समझ रहे हो, जो भी अब तक थे। चलो बाकी एक लोकतंत्र सक्सेसफुल जब ही होता है जब वहां पे हर इंसान अपने आप को फ्री महसूस करे और उसे लगे कि यार मैं वोट दूंगा तो उसकी वैल्यू भी फेयर है ना। जैसे बीच बीच में क्या होता है, कांग्रेस की जो सरकार होती है आप देखते हो, वो क्या कहती है, ये क्लेम करती है कि बीजेपी जो है वो क्या कहते हैं, वोट चोरी करके जीती है। कुछ कुछ नाम आप पढ़ते हो कहाँ कहाँ पे, वोटिंग नेम्स या बहुत सारे। हम उस कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे कि कौन सी सरकार सही है या गलत है, हम उस पर्टिकुलर चीज पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से अगर होता है तो इसका मतलब फेयर वोट नहीं है ना। अगर मान लो रियल में ऐसा हो रहा है, हम नहीं इस पे जजमेंट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा आपको कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वी डोंट नो अबाउट दैट, है ना। हम इस पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि देखो क्या क्या एग्जांपल्स बाहर चलते हैं। तो वहां क्या कहा जाता है, हर इंसान एलिजिबल है, मतलब हर इंसान फ्रीली वोट कर सकता है ना। और उसको लगे कि यार मेरे वोट फेयरली भी मैं दे पा रहा हूँ, अगर उसको लगे यार मैं वोट तो देता हूँ पर मेरा वोट काउंट ही नहीं हो रहा एक तरीके से, या फिर ऐसे लोगों का भी वोट काउंट हो रहा है जो है ही नहीं, तो वो क्या है ना, वो फिर वो देश लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। तो वोटिंग अलाउ करता है लोगों को अपने सुझाव देना, ओपिनियंस को बोलना, है ना, और अपने नेता को चुनना। अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल कल को कांग्रेस को जिताता है, कांग्रेस को नेता बनाता है सरकार हमारा देश, तो इसका मतलब शायद हम बीजेपी से खुश नहीं थे, शायद बीजेपी उतनी अच्छा काम नहीं कर रही थी। या अगर हम मान लो वापस से बीजेपी को जिताते हैं तो इसका मतलब शायद बीजेपी अच्छा काम कर रही है और हम चाहते हैं कि वही बनी रहे। इस तरीके से चीजें चलती हैं। और इंडिया जो है ना वो हार्ड काम करता है, मतलब वर्क मैन, मतलब इंडिया जो है ना वो हार्ड काम करता है ताकि वो श्योर कर सके कि कोई भी एलिजिबल वोटर रह ना जाए, ठीक है ना, उम्र की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से या कोई डिफिकल्टी की वजह से, हर इंसान इंक्लूड हो और वो वोट दे सके अगर वो देना चाहता है, इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी सवाल है कि इलेक्शन लगाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया बहुत बड़ा देश है और डाइवर्स है ना, और इलेक्शन कराना बहुत पैसा जाता है और बहुत ह्यूज टास्क है। देखो देश में डेवलपमेंट हो ना हो, यहाँ पे जरूर पैसा लगाती है सरकारें, जो भी अपने मोर्चे या फिर जो भी अपने एडवर्टीजमेंट करके निकालती है ना, हमें वोट दो हमें वोट दो, इसमें भर भर के पैसा खर्च करते हैं बिन मतलब, ठीक है ना। इंडिया मतलब बिन मतलब तो खैर क्या, वो पावर में आना चाहते हैं इसलिए खर्च करते हैं, लेकिन इसको आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट पे इतना अगर पैसा लगा दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर उतना पैसा भी लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो इंडिया की भैया एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है ना, बहुत सारे वोटर्स हैं, कहीं पे पहाड़ है, रेगिस्तान है, जंगल है, आइसलैंड है, विलेजेस हैं, है ना। कुछ लोग फिर अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत रिमोट एरियाज है, मुश्किल है वहां तक पहुंचना, ठीक है ना। तो इसी वजह से इलेक्शन कराना बहुत ही मुश्किल है और केयरफुली और प्लान करके करना चाहिए, ठीक है। बाकी एक इलेक्शन कमीशन इंडिया है, जैसे आप एक चीज और ध्यान रखना
आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो कि अपने तीन क्या कहते हैं टाइप्स, तीन तरीके की सरकार के तीन लेवल्स होते हैं ना, जैसे स्टेट, सेंट्रल और ये पढ़ते हो। फिर आपने पढ़ा सरकार के अंग कितने होते हैं, तो आप तीन पढ़ते हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव। लेकिन उसके अलावा एक ये भी अंग माना जाता है, बिकॉज ये भी आजाद है सरकार से। सरकार इस इलेक्शन कमीशन इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकती। हाँ, आज के टाइम पे क्लेम किया जाता है कांग्रेस सरकार के द्वारा कि बीजेपी और ईसीआई मिले हुए हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन हम एक ये कहना चाहेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। हाँ, उसके बाद ये किसी पे मिलके चल रहे हैं नहीं चल रहे, हम उस पर नहीं टिप्पणी कर सकते, हम उस पर क्या ही कहेंगे। बाकी ईसीआई रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना, इंडिया में जो इलेक्शन कराती है वो कोई मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार नहीं कराती, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मान लो जो ऑलरेडी सरकार है देश के अंदर, वही अगर इलेक्शन कराए तो फिर तो बेकार सीन हो जाएगा ना, फिर तो वो हमेशा जीतेगी। तो इलेक्शन कराने के लिए एक अलग से संस्था बना रखी है, ठीक है ना। इसका मेन मकसद यही होता है कि हर इंसान जो है ना वो वोट दे सके, इलेक्शन फ्री फेयर हो और कोई वोटर रह ना जाए, ठीक है ना। बाकी एक्सेसिबिलिटी मेजर्स टेकन बाय ईसीआई। ईसीआई करती क्या है? रिमोट एरियाज, ऐसे एरिया जहां पहुंचना मुश्किल है वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है, पहाड़ों पे, जंगलों में, गांव में, आइसलैंड्स में, अलग अलग लोकेशन में, ताकि हर इंसान वोट दे सके। होम वोटिंग, 2024 के जनरल इलेक्शन में पहली बार जो एल्डरली पीपल थे या पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ थे, इनको भी अलाउ करा था कि अपने घर से वोट दे सके, जो दूर नहीं जा सकते ना, ये एलिजिबल कैटेगरी थी, इनको ये भी अलाउ करा था। सोच रहे हो? पोस्टल बैलोट, मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरीज जो होती है ना वोटर की, वहां पे वो लोग अपना वोट पोस्टल बैलोट के थ्रू देते हैं। इससे अलाउ करते हैं कि आप वोटिंग दे सको बिना विजिट करे पोलिंग बूथ से, ठीक है ना। पोस्टल बैलोट पहले चलता था, समझ रहे हो, उस तरीके से। मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसे पोस्टल बैलोट की सुविधा दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई विदेश में सरकारी कर्मचारी है, मतलब अपना इंडियन जो है बंदा वो विदेश में है, या कोई 85 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई नागरिक है, अगर नियम के तहत हो तो, या कोई दिव्यांग, ठीक है ना, हो उस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, एक क्या कहते हैं पात्र, मतलब एक पेज टाइप समझ लो, मतदाता को डाक से बैलेट पेपर पे भेजा जाता है, ठीक है ना, बैलेट पेपर पे भेजा जाता है, बैलेट पेपर पे, और वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने निशान लगा देता है, ठीक है ना, जो भी उसको पेज एक तरीके से भेजा जाता है, बैलोट कहते हैं उसे, बैलेट, ठीक है ना। और वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसको सील करके पूरा, क्योंकि उसे कोई खोल नहीं सकता, वापस भेज देता है, और मतगणना के समय इस वोट की भी गिनती हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसको भी, क्लियर है, समझ रहे हो? तो इसको भी ध्यान रखना, पोस्टल बैलोट को। बाकी एक है ब्रेल इनेबल वोटर कार्ड, ठीक है ना। ये क्या है? कुछ स्पेशल वोटर कार्ड्स अवेलेबल होते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये ब्रेल इनेबल लिया, आपने पहले भी पढ़ा होगा साइंस के अंदर, है ना। इसमें जनरली कुछ नहीं है, जो विजुअली इंपेयर्ड है ना, अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता या बहुत कम दिखाई देता है, तो उसे अपना क्या है ना, वोटर कार्ड पर ब्रेल में जानकारी होती है, मतलब एक ब्रेल सिस्टम होता था, याद है, डॉट डॉट टाइप सिस्टम होता है, उसके तहत उसको हम थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं भाई, वो वोट देना चाहता है तो उस तरीके से हम उसको वोट दिलवा पाते हैं, समझ रहे हो। बाकी कुछ लोग व्हील चेयर और रैंप पे भी, पुलिस जो पोलिंग स्टेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, किसी को व्हील चेयर चाहिए, रैंप चाहिए, ताकि जो एल्डरली लोग हैं वो भी अच्छे से वोट दे सके। मोबाइल ऐप असिस्टेंस भी है, देखो इलेक्शन कमीशन ना ऐप बेस्ड सर्विस भी देता है, कि आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो असिस्टेंस, कोई मदद चाहिए, कुछ चाहिए, वो सब डिमांड कर सकते हो, लेकिन एलिजिबिलिटी हो, है ना। यूं मत बोलना मुझे बुखार हो रहा है तो मैं क्या घर बैठ के वोट दे दूं, इस तरीके से नहीं हो रहा, आप जवान हो, थोड़ा जाओ, है ना। चलो, ये फैसिलिटीज मदद करती है जो एल्डर सिटीजन्स हैं, बूढ़े थोड़े लोग हैं, या किसी को डिसेबिलिटी है, या जो लोग रिमोट एरियाज में ठीक से वोट, मतलब ऐसी जगह जहां वोट करवाना मुश्किल है, तो वहां वोट आसानी से पहुंचाया जा सके, इलेक्शन कमीशन का काम होता है बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, एज अ रिजल्ट ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में, और इलेक्शन ज्यादा इंक्लूसिव हो, और लोकतंत्र आपका स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। चलो, अब फिर सवाल आता था, व्हाट रोल डू दीज एक्सेसिबिलिटी मेजर्स प्ले इन अ डेमोक्रेसी। वो याद है एक्सेसिबिलिटी मेजर्स, मतलब ये जो लोकतंत्र है इसमें ये जो एक्सेसिबिलिटी मेजर्स हैं, ये जो आपने पढ़े कि जो क्या क्या चीजें ईसीआई स्टेप लेती है, क्या क्या है, तो वही सवाल आ गया, फिर से इसका आंसर दे देना कि जो इंसान एलिजिबल है वो हर इंसान
भले उसको कोई प्रॉब्लम है वो वोट दे सके, है ना। कोई भी बैरियर्स अगर उसको है तो हम उसको प्रॉब्लम्स हल करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, वोटर ज्यादा होंगे और इक्वालिटी भी मिलेगी कि देखो किसी इंसान को प्रॉब्लम थी, हमने उसके लिए सपोर्ट करा, और लोकतंत्र ज्यादा इंक्लूसिव होगा, ज्यादा लोग इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। ये आप कैसे वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो, तो देखो ज्यादा बूढ़े लोगों को जो वोट देने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनको बैलेट पेपर का प्रॉब्लम, बैलेट पेपर आप थोड़ा सा दे सकते हो, जिससे वो एक सिस्टम है जिससे आपको थोड़ा सा इजीली वोट दे सके। किसी को डिसेबिलिटी है, दूर है, तो इस तरीके से आप उन लोगों के लिए एक फीचर रख सकते हो जिससे वो लोग भी वोट दे सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है इलेक्शन में, तो देखो टेक्नोलॉजी जैसे ऑनलाइन वोटर सर्विस होती है, मोबाइल ऐप होते हैं, डिजिटल वोटर इन्फॉर्मेशन, आज के टाइम पे आप ऑनलाइन भर सकते हो, है ना। सारी क्या कहते हैं, अपना आपको अगर वोटिंग कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, आप ऑनलाइन बना सकते हो, समझ पा रहे हो। ब्रेल इनेबल कार्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर सपोर्ट होता है, बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी चीजों को आसान बनाती है। बाकी क्या कहते हैं, विजिट द ईसीआई वेबसाइट एंड आइडेंटिफाई फैसिलिटेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जो होती है ना, वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे व्हील चेयर हो गया, रैम्प्स हो गया, है ना, ब्रेल वाटर स्लिप हो गई, होम वोटिंग, घर पे जाके जो भी चीज़ें होती हैं, कोई नहीं दे पाता बाहर जाके, तो जो गवर्नमेंट है या ईसीआई है वो ऐसी फैसिलिटीज भी रखता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इंसान का वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो इंसान वोट दे सकता है बट वो आके नहीं दे सकता, तो क्यों ना हम उसको ऐसी असिस्टेंस प्रोवाइड करें, हेल्प प्रोवाइड करें जिससे वो वोट दे सके। समझ रहे हो, इस तरीके से चीजें चलती हैं। इसके बाद ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसको समझाने की कोशिश करिए। आप देखो, जैसे अब आप देख ही पा रहे होगे बहुत अच्छे से कैसे कैसे देखो बैलेट पेपर पे दे रहे हैं, है ना, और किसी किसी को ऐसे ले जाया जा रहा है, ये चल देख नहीं सकती होंगी, है ना, इनके घर में ही देखो एक बना दिया इस तरीके से, ये है ना। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, सुविधाएं जो हैं ईसीआई देती रहती है ताकि इलेक्शंस अच्छे से हों और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे सके, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें ये देखो वही इसी तरीके से, क्योंकि हर वोट मैटर करता है, ठीक है ना। चलो, कहता है लगभग, लेट्स एक्सप्लोर में लगभग 34% जो एलिजिबल वोटर्स है ना वो वोट ही नहीं करे। जो 2024 इलेक्शन थे ना, उसमें से मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 34 लोग ऐसे थे, 34 लोग ऐसे थे जो नहीं दे पाए वोट, या उन्होंने नहीं दिया वोट, ठीक है ना। क्यों, या तो बिजी वर्क शेड्यूल होगा, या अवेयरनेस नहीं, इतनी जागरूकता नहीं है, इतना कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, कोई पोलिंग स्टेशन से बहुत दूर था, किसी का माइग्रेशन हो रखा है इधर से उधर, मतलब क्या कहते हैं लोग जा चुके हैं तो वापस दूर दूर नहीं जा सकते। जैसे मान लो कोई बिहार यूपी से दिल्ली आ जाए और वोट जाना वापस यूपी बिहार में देने हैं तो नहीं देते, इसलिए लोग जाते नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, बुरा मौसम भी हो जाता है और पर्सनल रीजन भी किसी किसी के हो जाते हैं। बाकी चैलेंज पीपल फेस, ठीक है ना। अब देखो चैलेंज पीपल फेस मतलब वही कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है, जैसे डिसेबिलिटी या कोई ओल्ड एज हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होता है, वो वोटर आईडी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी कमी होती है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, तो वो भी चैलेंजेस जो लोग फेस करते हैं वो एक प्रॉब्लम है। मतलब लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उसकी बात करें, कोई डिसेबल है, कोई बूढ़ा इंसान है, किसी को ट्रांसपोर्ट करके जाना है इधर से उधर, लंबी लाइनों में कोई नहीं लगना चाहता, वोटर आईडी नहीं है, उस चीज की प्रॉब्लम। फिर सजेस्ट कैसे है, कैसे हम वोटिंग बढ़ा सकते हैं, हम जागरूकता लोगों को समझाएं कि भाई लोकतंत्र देश है, यहाँ अगर कुछ ही लोग से वोटिंग करते रह जाएंगे तो फिर तो देश में कल को डेमोक्रेसी नाम की चीजें रहेंगी ही नहीं। तो क्यों ना आपको थोड़ा सा इस चीज में ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एनकरेज यंग वोटर्स, ठीक है ना। मतलब देखो अवेयरनेस फैलाई, और दूसरा यंग वोटर्स को एनकरेज करो, उनको समझाओ डेमोक्रेसी के बारे में, सरकार कैसे बनती, क्या चीजें चलती है, ताकि वो लोग वोट दे सके। और ज्यादा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी करो, ज्यादा पोलिंग बूथ रखो, ठीक है ना, लोग अड़ोस पड़ोस में दूर दूर ना जाना पड़े लोगों को। वोटर की रजिस्ट्रेशन, वोटिंग आप अगर करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन अच्छे से करा सको आप, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी वाली फैसिलिटीज मिले और अवेयरनेस के कैंपेन्स लगाए जाए, ठीक है। बाकी ये डोंट मिस आउट है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उत्तरा मेरूर करके है ये इंस्क्रिप्शंस, ये 10वीं सदी से डिस्क्राइब करते हैं लोगों को चुनने का। अब देखो ये 10वीं सदी 10th सेंचुरी से एक पुराना तरीका था जिससे लोगों को चुना जाता था, जो कहलाता था उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस। इसमें क्या होता था, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी नेता बनना चाहते हैं, उनके नेम्स पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, और ये लीव्स को जो है ना एक पोट के अंदर रख दिया जाता था,
और पोर्ट को फिर सील करके रख दिया जाता था, मटके को। फिर जब पब्लिक मीटिंग होती थी तो एक यंग जवान बच्चा रैंडमली कोई एक पत्तियां उठाता था और जिसका भी नाम होता था वो उसको तेजी से चिल्ला के कहता था। ये मेथड दिखाता है कि देखो चीजें शुरू से कितनी ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार आप देख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कोई चीजें छुपाई जा रही हैं, चोरी चकारी वो सब नहीं, ठीक है ना। इलेक्शन फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो देखो एक क्लास का नेता तो नहीं बोलेंगे बट एक क्लास का प्रतिनिधित्व चुनने का कैसे करा गया, देखो एक सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो क्लास को रिप्रेजेंट करे, टीचर्स के साथ मीटिंग अटेंड करे, ठीक है ना, स्कूल के इवेंट्स को साइड बाय साइड ऑर्गेनाइज करे, बच्चों की प्रॉब्लम दूर करे, और एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक ब्रिज हो, जो मॉनिटर का रोल होता है जनरली। 3 स्टूडेंट अहमद, गुरमत और रवि 3 इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। प्रॉमिस अहमद का क्या था कि मैं क्लासरूम बेहतर कर दूंगा, प्लेग्राउंड साफ रखूंगा। गुरमत का क्या था, हेल्प स्टूडेंट स्टडी बेटर, मतलब वो प्रॉमिस करती है कि मैं हेल्प करूंगा स्टूडेंट, लड़का लड़की जो भी है, अच्छा लड़की है, कि बेहतर पढ़ाई करने में बेहतर क्या कहते हैं मदद करेगी वो, ठीक है ना, उनको एक अच्छी कोचिंग देगी और उनको म्यूचुअली सपोर्ट देगी। रवि का क्या प्रॉमिस है कि मैं म्यूजिक, थिएटर और विजुअल आर्ट्स का टाइम बढ़ा दूंगा नए करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होता है यहाँ पे, क्लास टीचर उषा एक इलेक्शन ऑफिसर है, जो इलेक्शन ऑफिसर है जो इलेक्शन कराएंगी, उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शंस के रूल एक्सप्लेन कर देंगी, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट चीजें सीक्रेट तरीके से चलें, और वोटिंग को अरेंज कर देंगे और फेयरनेस आए ये इंश्योर करेंगी, ये काम है उनका। कैंपेनिंग क्या होगी, हर कैंडिडेट जो होता है वो अपने आइडियाज को जब बता रहा था कि मैं म्यूजिक का टाइम बढ़ा दूंगा, मैं खेलने का टाइम बढ़ा दूंगा, मैं पढ़ाने का टाइम बढ़ा दूंगी, उस तरीके से जो चीजें चल रही थी, वो कैंपेन्स होते हैं उनके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना, सबका अपना अपना। तो अहमद ने पोस्टर लगा दिए, गुरमत ने नोटिस बोर्ड लगाया, ठीक है, या डायरेक्टली क्लासमेट से बात करा, और रवि ने क्या करा, एक लंच टाइम पे म्यूजिक परफॉर्मेंस रखी। तो सबने अपने अपने तरीके से वोटर्स जो उनको वोट दे सकते हैं उनको उनको बताया कि देखो हमें जिताओ। फिर आता है सीक्रेट बैलोट या बैलेट पेपर। अब उषा ने एक्सप्लेन करा ये सीक्रेट बैलोट या बैलेट क्या होगा, कोई भी इंसान ये नहीं बताएगा या नहीं जान सकता किसने किसको वोट किया है, इससे आपकी प्राइवेसी छुपी रहेगी और इससे प्रेशर भी नहीं रहेगा आप पे कि आप किसी दूसरे को कर दो तो कोई आप पे दबाव बनाए कि भाई तूने तो मेरा नाम लिया तो मुझे तो करा नहीं, है ना। और फ्री और फेयर वोटिंग भी होगी। अब वोटिंग डे होता है तो हर स्टूडेंट को एक बैलेट पेपर मिलता है, सब उसमें 3 नाम है, जो भी आप चाहते हो उसके नाम के आगे एक्स बना दो, ठीक है। इंक्लूसिव वोटिंग, मिस उषा जो है उन्होंने अरेंज करा एक बैलेट पेपर नेहा के लिए जो विजुअली इम्पेयर थी, तो वो अब क्या हुआ उनके लिए एक ब्रेल बैलेट पेपर लाया, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी तो उनको भी वोट दिलवाना है, तो मदद करी देखो। अब बैलेट बॉक्स क्या होगा, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा और एक बैलेट बॉक्स के अंदर मतलब जितने बैलेट पेपर थे सबको बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाएगा और बॉक्स को सील कर लिया जाएगा और कुछ समय बाद उसकी काउंटिंग की जाएगी। रिजल्ट होता क्या है, टोटल 33 लोगों ने वोट दिया था, एक बैलेट पेपर जो था ना वो ब्लैंक था, किसी ने कुछ मार्क ही नहीं करा, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। अहमद को 8 वोट मिलते हैं, लड़की को 12 वोट मिलते हैं, रवि को 10 वोट मिलते हैं और गुरमत जो है उसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई की भी बात कर रही थी, ऐसे तो खैर कोई नहीं चुनता, पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से वो बन गई। अब यहाँ से हम इसको इलेक्शन के तरीके से ही समझते हैं, इसको भी अब इलेक्शन से समझते हैं। अहमद और रवि ने एक्सेप्ट करा रिजल्ट, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप जीत गई हो, वेरी गुड, ठीक है, कंग्रेचुलेशन करा। ये दिखाया कि देखो उन्होंने लोकतंत्र की रिस्पेक्ट करी, ये नहीं बोला कि चीटिंग है इस तरीके से। अब एक चीज समझो, अब आज के टाइम पे क्या होता है, अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा दैट आई एम सपोर्टिंग आई एम सपोर्टिंग सम political party like BJP. I'm not supporting any political party. I'm just saying कि right now what we have seen in recent time, there was election in Bengal, there was election in Bihar, BJP won in all that elections, but what opposition says, they did not accept that, they just said कि चोरी हुई है, वोट चोरी है वो। और मैं इसे ये नहीं कह रहा कि उन्हें ये कहना चाहिए था, कंग्रेचुलेट करना चाहिए था, मैं ये भी नहीं कह रहा, अगर हुई है तो उस पर पॉइंट उठाना चाहिए, ये भी आपका अधिकार है, अगर आपको लगता है कहीं चोरी हुई है या कुछ चीज गलत है तो आपका पूरा हक है उस पर सवाल उठाना, लेकिन वो चीज अच्छे से प्रूव भी हो जाए।
अब देखो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो चीज प्रूव हो नहीं हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज हमें नहीं पता क्या चलता है क्या नहीं चलता, बिकॉज ये चीजें हर टाइम टू टाइम होती जा रही हैं, ये बार बार हो रही हैं, तो क्या पता कुछ चीजें सही हो, ठीक है ना। बाकी यही है कि जब आप ये चीज देखते हो तो डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट आती है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है कि यार ठीक है, सब बंदे ने अपनी हार स्वीकार करी, कोऑपरेशन मिलके काम करते हैं फिर, और एक्सेप्टेंस होती है इलेक्शन के रिजल्ट को। अब यहाँ से कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हुए इस इलेक्शन में, फेयर इलेक्शन हुआ, सीक्रेट बैलेट था, किसी को पता नहीं चला क्या लिखा किसी ने, इक्वल वोटिंग थी सबकी, कैंपेन्स भी चलाए थे सबने अपने अपने अलग तरीके से, प्रॉपर काउंटिंग हुई थी, ट्रांसपेरेंसी थी हर जगह, और इंक्लूसिव वोटिंग थी, मतलब हर इंसान को इंक्लूड किया था। सीक्रेट बैलेट क्या होता है, वोटर फ्रीली वोट दे सकते हैं, कोई उन्हें फोर्स ना करे, प्राइवेसी बनी रहती है सबकी, सबके सामने नहीं पता चलता किसने किसको वोट किया। स्टूडेंट जो है वो क्या कंसीडर करना चाहते थे जब वो वोट कर रहे थे, तो उन्होंने कैंडिडेट के प्रॉमिस देखे कि भाई मैं इसको क्यों जिताना चाहता हूँ, इसने मुझसे क्या प्रॉमिस किया, कैसी लीडरशिप क्वालिटी है इसकी, ईमानदारी है क्या इसके अंदर, क्या ये जिम्मेदार बंदा है, क्या ये मेरी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, क्या सभी बच्चों जो हैं सब डू स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गुरमीत इज इलेक्टेड। देखो क्या स्टूडेंट के पास जिम्मेदारी है जब वो गुरमीत इलेक्टेड हो जाते हैं, देखो वो जायज बात है, जो भी नेता बना है उनका क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसको सपोर्ट करेंगे, भले उसने उनको वोट नहीं कराओ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को ईमानदारी से शेयर करेंगे और कोऑपरेट करेंगे सारे स्कूल के काम में जो भी वो उनके लिए अरेंज करना चाहेगी, और रिस्पेक्ट करेंगे इलेक्शंस के रिजल्ट को। उषा एक तरीके से जो मैम थी उनकी, वो इलेक्शन ऑफिसर थी, उन्होंने फेयर इलेक्शन कराए, हर बंदे को इंक्लूड करने की कोशिश करी, सीक्रेट बैलेट थे, प्रॉपर काउंटिंग रखी, सबको बराबर मौका दिया, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखा। ये ब्रेल बैलेट क्या था कि जो इंसान देख नहीं पाता उसको ब्रेल बैलेट वाला जो ब्रेल सिस्टम होता था पढ़ने लिखने का, उसी तरीके से उसको वोट देने के लिए अलाउ करते हैं। अब क्या होता है अगर बहुत सारे स्टूडेंट बैलेट को ब्लैंक छोड़ देते तो उन सबके वोट इनवैलिड माने जाएंगे और इससे पार्टिसिपेशन कमजोर हो जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत कम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। बाकी इसे ही कहते हैं नोटा, नन ऑफ द एबव, मतलब कभी कभी कैंडिडेट तीनों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता तो वो नोटा पे वोट करके आ जाए, वोट करके आए नोटा, मतलब मैं किसी को नहीं चुन रहा हूं, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ अगर ये नोटा ज्यादा है तो एक डेमोक्रेसी में ये दिखता है कि देखो लोग किसी भी सरकार से खुश नहीं है, ठीक है ना। हालांकि देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब वहां नोटा एक बच्चे ने दिया था, तो इसका मतलब क्या इलेक्शन हटा दें हम, क्या फिर नए कैंडिडेट लाएं, क्या बीजेपी हटा दे, कांग्रेस हटा दे, अगर लोग नोटा पे करके आएंगे, नहीं, जिसको ज्यादा मिले होंगे वो जीत जाएगी। पॉइंट तो अभी भी वही है, आप नोटा पे करके आ जाओ तो उसका भी एक्चुअल में कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखा सकते हो इस देश में चल रही दोनों पार्टी के टूवर्ड्स, ठीक है। ये दिखाता है कि वोटर सेटिस्फाई नहीं है जितने भी कैंडिडेट है सबसे, और ये सबको मैसेज है कि हम तुमसे भी बेहतर चाहते हैं कुछ, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द इंडिया राइट नाउ यही चाहता है, ठीक है ना। कोई भी सरकार आप ये नहीं कह सकते दैट यस ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हर सरकार को इम्प्रूव करना चाहिए, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ सरकार इन योर देश, ठीक है ना। चलो अब ये ईसीआई का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, देखो इंडिया बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में और बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, अलग अलग राज्य, भाषाएं, कल्चर, रीजन, सब चीज है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन कराना इंडिया में, देखो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, मतलब एक शरीर मतलब एक ऐसा क्या कहते हैं सिस्टम होना चाहिए जो आजादी में, मतलब आपको इंडिपेंडेंटली जो है क्या कहते हैं आपके डिसीजंस ले सके या इंडिपेंडेंटली आपको एक तरीके से इलेक्शन करा सके। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और चौथा होता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। हालांकि एक और होता है, लेकिन अभी आप बस ये याद रखो कि एक ये भी आजाद है भाई, ये किसी सरकार के दबाव में नहीं होता। जब जितने भी आप पुलिस वाले देखते हो, जब पुलिस वाले पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होते हैं तो वो तो किसी सरकार के अंडर आते होंगे नहीं, वो एक दिन के लिए ईसीआई के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, वो उस दिन किसी सरकार की भी नहीं सुनेंगे, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर इलेक्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखना सबसे पहले तो ये कि इंडिया का डेमोक्रेसी कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रखता है, ये बात ध्यान रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे इंडिया कौन सा डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब लोग अलग अलग लेवल पे अपने नेताओं को चुनते हैं, एक नेशनल लेवल पे यानी कि देश के लेवल पे, देश लेवल पे आप अपना जो नेता चुनते हो अपने अपने इलाके से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, है ना, वो एमपी कहलाता है, यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर, जो लोकसभा का मेंबर होता है, ठीक है ना।
और ये रिप्रेजेंटेटिव आपके जो है ना ऐसे मुद्दों पे काम करते हैं जो पूरे देश को अफेक्ट करेंगे, ऐसे डिसीजन जैसे पूरे देश की सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर, नेशनल इकोनॉमी, आपके देश की अर्थव्यवस्था क्या है, डिफेंस, इस पे बात करते हैं। फिर एक आता है स्टेट लेवल, जो आपके खुद के दिल्ली के हिसाब से, अब दिल्ली में उस हिसाब से कितनी सीटें, 70 सीटें, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उससे जो बंदा बनता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। वहां पे पार्लियामेंट का मेंबर बनते हैं, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनते हैं, और वो जनरली आपके खुद के, सिर्फ आपके राज्य के मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे कि एजुकेशन आपके राज्य की हेल्थ, रोड, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, इन सब पे। तो ये फर्क है लोकसभा और स्टेट असेंबली में। लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जो नेशनल इलेक्शन होते हैं, एक तरीके से नेशनल लेवल पे होते हैं, ये सिर्फ अपने राज्य लेवल पे होते हैं स्टेट असेंबली के। इसके जो लोग जीतते हैं, जो भी मेंबर्स बनते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहलाते हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। ये पूरे देश को प्रभावित करती है और ये सिर्फ अपने राज्य में प्रभावित करती है। कहता है छठी क्लास में, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले, मतलब पूरा नई बुक के अकॉर्डिंग है, आपने ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ा था। इनके भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन इनके अपने जो है ना अलग से इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन कराती है, ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ईसीआई जो होती है वो नेशनल लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे जो होती है वो आपकी लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराती है, ठीक है, जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एसईसी, ठीक है। चलो, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात करें हम, तो ये एक आजाद कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के द्वारा बनाया गया एक संस्था है, बिल्कुल आजाद है, ये बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराती है इंडिया में। क्योंकि आजाद है तो इसको सरकार की या किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी प्रेशर नहीं होता। कब बनाई गई थी? ये 1950 में बनाई गई थी, और जब सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 से 52 में हुए थे, और पहली बार मिलियंस ऑफ इंडियंस ने आजादी के बाद पहली बार वोट दिया था, बहुत लोगों ने, ठीक है। और इलेक्शन ईसीआई कौन कौन से कराती है? तो देखो, एक लोकसभा यानी कि पूरे देश के लेवल, जिसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। एक होता है बेटा राज्यसभा, ध्यान रखना, राज्यसभा में वोट आप लोग नहीं देते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, आप लोग वोट नहीं देते, लेकिन हाँ ध्यान रखना है अपर हाउस होता है पार्लियामेंट। तीसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, ये भी हमारा ईसीआई के अंदर ही आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ईसीआई के अंदर आता है, वाइस प्रेसिडेंट भी ईसीआई के अंदर आता है, लेकिन कुछ कुछ में हम वोट देते हैं, कुछ कुछ में हम वोट नहीं देते, जैसे हम जनरली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से इलेक्शन ईसीआई कराती है, ये बात ध्यान रखना, 5 जगहों पे कराती है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? सेटिंग इलेक्शन डेट, इलेक्शन की क्या डेट रखनी है, किस तारीख पे हमें वोट कराने, किस डेट पे काउंट करना है, किस डेट पे रिजल्ट देना है, ये डिसाइड करना, ठीक है। रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, इलेक्शन के लिए खड़ी होगी, आएगी, तो जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी है, कुछ भी, ये बनने से पहले मुझे पता तो चले कि हाँ यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन्हें अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो वो ईसीआई के अंदर ही होता है, ध्यान रखना, और सिर्फ जो पार्टी रजिस्टर्ड है वही इलेक्शन लड़ सकती है, ठीक है ना। अगला, इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी, ये ईसीआई ये मेक श्योर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ इलेक्शन के रूल फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, क्या सही से उनके जो मंत्री बनने वाले हैं वो सही से बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही, गलत तरीके से जीतने की कोशिश तो नहीं की जा रही, ये ध्यान देना। तो ये कौन करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये रूल है कुछ, उसके अंदर ये फॉलो करने पड़ते हैं। अगला, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद ईसीआई सुपरवाइज करती है हर स्टेज ऑफ इलेक्शन को। वोटर लिस्ट बनाना ईसीआई का काम है, नॉमिनेशन, जब लोग फॉर्म भरते कि जी मैं नेता बनना चाहता हूँ, उसको एक्सेप्ट करती है, लोगों के कैंपेन्स चेक करती है, पोलिंग पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, काउंट करना वोट्स को और डिक्लेयर करना रिजल्ट क्या होने वाला है। मेन गोल यही होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ठीक है। बाकी इस तरीके से इसको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन जो हमारे इंडिया की है, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो हमारे इंडिया में इलेक्शन कराती है, वो उसका ढांचे के ऊपर बात हो रही है। तो ध्यान से समझना, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है वो 3 लेवल पे आपके इलेक्शन कराती है। एक नेशनल लेवल जो पूरे देश के होते हैं, और एक राज्यों पे होते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट, जो आप एक तरीके से समझ लो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एक एक जगह जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके बेसिस पे। नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे हेड बंदा होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं नेशनल लेवल पे।
स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, ध्यान रखना, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, कि करके पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, और उसके नीचे आते हैं अपने रिटर्निंग ऑफिसर आरओ, जो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, और एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ, जो मैनेज करते हैं वोटर की लिस्ट को। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। एक एक करके पढ़ेंगे, ये आपको ढांचा तैयार होके याद होना चाहिए। आप इस ढांचे को याद करना, याद हो जाए तो हर एक बच्चों से नीट जो है आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आप इसको, इस सबको याद कर लिया होगा, नहीं करा तो इसको करो। नेशनल लेवल पे हम बात करें तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का। इसकी मेन जिम्मेदारी जो होती है ना, वो आपके इलेक्शंस को पूरे इंडिया में सुपरवाइज करना होता है। मतलब सुपरवाइज मतलब सुपरवाइजर का काम है देखते रहना सब चीज ठीक से हो रही है नहीं हो रही, तो सुपरवाइज करते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंट इलेक्शन के डिसीजन यही लेते हैं, ध्यान रखना। फिर इसके नीचे हमने पढ़ा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये लोग असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यानी कि जो हेड है ना उनके नीचे आते हैं ये, और उनको असिस्ट, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर अपना जो स्टेट है, स्टेट के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स आते हैं। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, जिसे हम सीईओ कहते हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? स्टेट के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराएं। तो हर अपने अपने स्टेट कंडक्ट कराएंगे, और इलेक्शन कमीशन के साथ जो है मिलके काम करें, कोऑर्डिनेट करें। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डीईओ। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, और जो भी इलेक्शन का पूरा स्टाफ होता है उसको सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं। फिर रिटर्निंग ऑफिसर आपने पढ़ा था, इनके नीचे रिटर्निंग और ईआरओ, ठीक है ना। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब एक इलाके में एक पूरी सीट पर इलेक्शन करवाना। नॉमिनेशन, जो नेता बनना चाहते हैं वो लोग अपने फॉर्म भर के देंगे, जी मैं नेता बनना चाहता हूँ, वो काम करते हैं ये। काउंटिंग यही करते हैं, कंडक्ट कराते हैं काउंटिंग, और डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट्स को आरओ। और ईआरओ का काम है वोटिंग लिस्ट तैयार करना, उन सब लोगों के नाम लिखना जो लोग वोट देना चाहेंगे, वोटर लिस्ट बनाना, नए वोटर को ऐड करना, जो भी इनकरेक्ट नेम्स है उन्हें हटाना, और वोटर की इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब अब हम क्या करेंगे? अब भाई इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब पूरा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्शन स्मूथली फेयरली होते हैं, तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। अब आपने पढ़ा था कि 2024 के अकॉर्डिंग 980 मिलियन वोटर्स थे, 583 सीट्स थी, और ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन थे जहां इलेक्शंस हुए थे। तो कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ मैमोथ टास्क, मीनिंग बड़ा और डिफिकल्ट टास्क है। इलेक्शन कमीशन लगातार इंप्रूव करती है अपने सिस्टम को, ताकि वो इलेक्शंस को एफिशिएंटली करा सके। क्योंकि अलग अलग इलेक्शंस मुश्किल हो जाते हैं अलग अलग समय में, इसीलिए इलेक्शंस जो होते हैं ना थ्रू आउट द ईयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री चलते रहते हैं। मतलब भाई सिंपल सी बात है, इलेक्शंस जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाते हैं समय समय के साथ, अलग अलग समय में। तो इलेक्शंस को थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग कराया जाता है। 2024 की बात करते हैं, एक बारी में थोड़ी ना पूरे इंडिया में हो गया था, पूरे इंडिया के इलेक्शन होते पर एक बारी में नहीं हुआ था। 980 मिलियन लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए, 543 सीटें थी, और 1 मिलियन स्टेशन मतलब जगह थी जहां पे आप वोट दे सकते हो। इससे कुछ सवाल है। आइडेंटिफाई टीचर्स इन योर स्कूल और नेबरहुड हु मे हैव परफॉर्म्ड इलेक्शन ड्यूटी। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में भी कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो उन्हें उस दिन की सैलरी या उस दिन की वेजेस मिल जाती है, काइंड ऑफ, कि आप उस पर्टिकुलर डे पे हमें जो है परफॉर्म करके दीजिए अपना काम, और आपको हम उसके बदले पैसा देंगे। ड्यूटीज करनी होती है, जिस दिन इलेक्शन हो रहे होते हैं उस दिन वो लोग का काम होता है वोटर आइडेंटिटी चेक करना, ठीक है, पोलिंग बूथ पे मैनेज करना उसको, वोटर्स की मदद करना, फेयर पोलिंग होनी नहीं हो रही है नहीं हो रही है, काउंटिंग करना वोट्स को। तो टीचर या अड़ोस पड़ोस के लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस चीज में। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसके ऊपर भी बात करो। कुछ ऐसी सीटें जो रिजर्व्ड होती है, और आपको पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 543 आपने सीट्स देखी ना ऊपर, इसमें से कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर
कुछ कुछ लोग रिजर्व कैटेगरी के यानी कि रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी के लोग चुने जा सकते हैं। रिजर्व सीट्स जैसे जितनी भी सीट्स है उसकी 84 सीट्स एससी कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। परसेंटेज में इसलिए परसेंटेज निकाल के 84 और 47 बनता है, ठीक है ना। आप चाहो तो 543 का परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हो ये कितना परसेंट है, 20% के आसपास, इस तरीके से चीजें कर सकते हो। 18 16 जो भी परसेंट है। रिमेनिंग सीट्स जनरल सीट्स है, कोई भी रैंडमली इंसान उस पर आ सकता है। ये सिस्टम इंश्योर करता था ये इसीलिए कि भाई जब कल को सरकार बनेगी तो वहां पर एससी और एसटी लोगों का भी पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ जनरल कैटेगरी या ऊंची जात के लोगों को ही इस डिसीजन को या सरकार को चलाने के लिए बिठाएंगे तो वो शायद ऐसे ही कानून या आगे जाके ऐसी ही चीजें बनेंगी जो वॉयलेशन या एक्सप्लॉइटेशन रखेंगी। तो जो सिस्टम है एससी एसटी कम्युनिटीज का, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, इसीलिए इन लोगों को भी रिजर्व सीट्स, मतलब इनके लिए सीट्स रिजर्व रखी। आप लोगों के लिए सीट्स रिजर्व है, मतलब आप लोग जो है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये लोग इलेक्शन में लड़ेंगे किसी को भी बिठा दो, नहीं। दो अपोजिशन होंगे, वो वोटिंग लड़ेंगे और दोनों जो है मे भी एक इलाके से जहां से उठेंगे वहां पर दोनों ही एससी एससी लोग, मतलब एक एससी कैटेगरी एक पार्टी का, दूसरी एससी कैटेगरी एक पार्टी का, आपस में कंपीट कर सकते हैं। ये चीजें चलती है। लेकिन एक पार्टी जो भी जीते और 543 की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने तो उसमें से इतनी सीट्स तो एससी होनी चाहिए। अब वोटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है? वोटिंग का प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। ये वाली बात नंबर्स काउंटिंग याद रखना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग ये बात क्लियर कर ली है हमने कि भैया कितनी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं कितनी नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल 131 सीट्स होती हैं और इसमें से 84 और 47 ये है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं इस पे। अब हमें समझना है भाई क्या कहते हैं प्रोसेस क्या है। बाकी इस पे आप एक डिटेल्ड पढ़ सकते हो। मैं क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप ये देख रहे होगे तो मैं आपके सामने एक लिस्ट लगा दूंगा जो आपको ये बता देगी कि स्टेट वाइज कितनी सीट्स कहाँ से और उसमें से एससी एसटी किस किस जगह से कितनी सीट्स हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वाला मैं आपको दिखा दूंगा कि कब कितनी कितनी सीट्स कितने कितने स्टेट से कहाँ कहाँ क्या क्या बन रही है, कितनी रिजर्व कैटेगरी की है। बाकी वो एक्स्ट्रा होगा, ध्यान रखना। नहीं भी होगा तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो प्रोसेस ऑफ वोटिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भैया वोटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहला फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर्स, मतलब ये पूरा स्टेप है। मतलब भाई सबसे पहले आप जब भी वोटिंग करोगे आगे जाके, या आप क्या कहते हैं अभी जब सीख रहे हो प्रोसेस, तो वोटर का नेम वोटर लिस्ट में चेक किया जाता है। एक आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड उस तरीके से आपको वेरीफाई किया जाता है कि वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम है और उसके साथ क्या साइड बाय साइड आपकी बाकी चीजें जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल सही है कि नहीं है ना, इस तरीके से। और सिर्फ जो एलिजिबल वोटर्स ही हैं वो वोट दे सकते हैं, बात ध्यान रखना। सेकंड काम होता है सेकंड पोलिंग ऑफिसर्स, मतलब अब आप अप्लाई करते हो इन डेलीबल इंक, ठीक है ना, इनडेलीबल इंक है ये, ठीक है। तो इनडेलीबल इंक आप एक तरीके से वोटर्स के फिंगर्स पे लगाया जाता है जो एक दिखाता है कि हाँ भाई आपने वोट दिया है। और अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान साफ करके दोबारा वोट देने आ जाए तो नहीं, इसलिए वो क्या होता है ना, एक वोटिंग की स्लिप मिलती है आपको। और अगर एक इंसान इंक, जैसे बोला ना मैंने कि इंक लग जाती है तो वो हटती भी नहीं इतनी जल्दी, तो ये पता चलता है कि भाई इंसान दोबारा वोट नहीं दे सकता। थर्ड पोलिंग ऑफिसर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्टेट में दिया उस स्टेट में दोबारा दे दिया, तो इसलिए क्या हो इंक लगा दिया जाता है। तीसरा है पोलिंग ऑफिसर्स का, थर्ड पोलिंग ऑफिसर्स क्या है, अब आपका इंक मार्क चेक किया जाएगा, आप स्लिप कलेक्ट करोगे और अब आप एक वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट दे सकते हो। और वोटर के पास ऑप्शन है कि वो उसी में नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव, किसी को ना चुने तो वो भी वो कर सकता है। बाकी आप ईवीएम मशीन आती है उसमें एक बटन को प्रेस करते हो जिस भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हो, और जब आप बटन प्रेस करते हो तो एक बीप साउंड आना चाहिए। नहीं आता तो आप रुक जाना थोड़ा, ठीक है ना। मेरे साथ हुआ था तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आ गया कि नहीं आ गया। और VVPAT शोज दिखाता है एक पेपर स्लिप कुछ सेकंड पहले, और तो ताकि और सो दैट जो वोटर है वो वेरीफाई कर सकता है अपने वोट को, और ऐसे पूरा वोटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये VVAP क्या है इसको आगे समझेंगे।
श्याम सरन नेगी एक स्कूल टीचर है, हिमाचल प्रदेश से, और ये फर्स्ट वोटर थे इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, ध्यान रखना 51 से 52 जब हुए थे सबसे पहली बार। इवन एट दी 100 इधर एट दी एजेस ऑफ 100 ईयर्स ही कंटिन्यू टू वोट, जब 100 साल के हो गए थे तब भी वो वोट दिए थे। ठीक है, तो देखो नाम याद रखा हुआ है किस इंसान ने सबसे पहले इंडिया में वोट दिया था, ठीक है, जब वोटिंग पूरी स्टार्ट हुई थी इंडिया में। और वो एक जिम्मेदार नागरिक, लोकतंत्र से प्यार करने वाले और इम्पोर्टेंस समझने वाले नागरिक कहलाए थे। इलेक्शंस में क्या कुछ तकनीक से कुछ फर्क पड़ता है, टेक्नोलॉजी आई है? तो देखो इलेक्शंस कमीशन जो है ना वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करती है। वो क्योंकि पहले तो बैलेट पेपर ही चलता था हर इंसान के लिए, वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करती है, पोलिंग स्टेशन सब सही चल रहा है, इलेक्शन का डेटा मैनेज करती है, और ये देखती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी है, कोई चीज, कोई डाटा, कोई सरकार या कोई इनडायरेक्ट तरीके से कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा हमसे, और फास्ट काउंटिंग हो उस पर ध्यान देते हैं। बाकी लेट्स एक्सप्लोर। क्वेश्चन आ गया भैया, इंडिया का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 के ये खैर आपको चित्र में दिखा रखा है, इंडिया का ईवीएम और वीवीपीएटी सिस्टम, ये देखो ये होता है, ये यहाँ पे आपका नाम, पर्ची, डिटेल्स आती है, वो नमीबिया और भूटान में भी है, यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना है। इंडिया का ईवीएम और वीवीपीएटी सिस्टम और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, नमीबिया और भूटान। ये क्या दिखाता है, ये सवाल है, ये दिखाता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट किया जाता है और बाकी देश भी इंडिया से सीख रहे हैं, और इंडिया का जो वोटिंग सिस्टम है वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है। देखो इलेक्शंस पे अभी के कुछ टाइम से तो नहीं बोल सकते भाई, लेकिन हाँ इंडिया में एक 3 आपने ऑर्गन पढ़े इंडिया के, आपने पढ़ा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट आती है, एग्जीक्यूटिव, आपके मंत्री आते हैं, आप तीसरा पढ़ते हो जुडिशरी, कोर्ट्स आ जाते हैं, चौथा आपने पढ़ा अभी मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन, ये भी आजाद है, इससे भी किसी सरकार का कोई दबाव नहीं है। पांचवा हिस्सा होता है पूरे देश की सरकार का मीडिया, और वो इंडिया में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इंडिया का मीडिया आपको बिका हुआ नजर आता है, या आपको उतना ट्रस्टवर्दी, या आप कोई भी डेटा पे उन पर रिलाई नहीं कर सकते। इंडिया की मीडिया की ये एक प्रॉब्लम है जो सही नहीं है, आप कहोगे तो इस चीज को। और पांचवा अंग होता है वो एक तरीके से सरकार का, क्योंकि वही सरकार को अच्छा या बुरा दिखा सकता है, और हमारे इंडिया में क्या होता है उस चीज पे आप समझ ही पा रहे होगे मेरी बात से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। खैर, व्हाट इज वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, ये एक सिस्टम है जो अटैच होता है आपकी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से, ईवीएम से आपका अटैच होता है। जब वोट में आप जैसे मान लो प्रेस करते हो ना बटन को ईवीएम में, तो एक पेपर स्लिप आपकी नजर आती है, पेपर स्लिप कटती हुई नजर आती है, वो दिखाती है कि भैया क्या क्या नाम है कैंडिडेट का जिसने वोट दिया, और वेरीफाई करती है कि हाँ जी आपका वोट बिल्कुल सही, करेक्टली हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और स्लिप को स्टोर कर लिया जाता है सेफली। अगर वोट को बाय चांस कल को चेक करना पड़े तो हम चेक भी कर सकते हैं, और वीवीपीएटी ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा बेहतर दिखाता है। तो एक तरफ ईवीएम और वीवीएपी कंफर्म करती है कि हाँ जी इस बंदे ने दिया है, उसका पूरा पर्ची कट के दिखाई देता है उसके अंदर। आपने एमसीसी ऊपर नाम देखा होगा थोड़ा सा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन जो रूल्स फॉलो करती है। अब यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हर पार्टीज, हर कैंडिडेट, नेता जो बनना चाहता है, सबको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो जो रूल्स होते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी होते हैं, और ये गाइडलाइंस होती हैं जहां पे आप फ्री और फेयर, पीसफुल, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा पाते हो, देख पाते हो, और ये लीडर्स को बताता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट जो है ना उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे, वो चीज एक्सप्लेन करता है। बाकी एमसीसी की डेफिनेशन यही है कि ये रूल्स हैं, गाइडलाइंस है जो एक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट या सरकार को फॉलो करने चाहिए। जैसे आप स्कूल के रूल्स, अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन कराती है, तो उसका पूरा रूल एमसीसी है। एमसीसी मतलब रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शंस के हमारे इंडिया में। तो एमसीसी का मकसद क्या होता होगा, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, ऐसे रूल्स होते हैं इसके अंदर। इसमें पीस बना रहे इलेक्शन के दौरान, इसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोक सके, प्रिवेंट कर सके, मतलब रोकना, और इक्वल मौका मिले हर पॉलिटिकल पार्टीज को, और प्रोटेक्ट करें हम लोग हर दबाव से किसी इंसान को या कोई रिश्वत, ब्राइबरी, ठीक है ना। तो रूल्स क्या क्या है भैया, तो इसमें कुछ रूल्स हैं भाई। सबसे पहला, गवर्नमेंट शुड नॉट मिस यूज पब्लिक रिसोर्सेज, सरकार आम जनताओं का संसाधन का मिसयूज ना करे। जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो रूलिंग गवर्नमेंट जो है ना वो मिसयूज ना करे संसाधन का इलेक्शन कैंपेन के। तो देखो सरकार का काम है देश का भला करना, और उनके पास संसाधन का एक्सेस होता है जब वो सरकार होती है, तो सरकार उन संसाधनों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए या उनको
उनको ये इन्फ्लुएंस करने के देखो हमें वोट करना, ये ना करे। जैसे सरकार जो है ना वो न्यू स्कीम या प्रोजेक्ट ऐसी ना अनाउंस करे जिससे लगे कि हाँ ये तो लास्ट इस टाइम पे इसलिए किया है ताकि वोट्स आ जाए। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है नए बेनिफिट इलेक्शन के टाइम पे तो वोटर उन्हें वोट देंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर सरकार इलेक्शन के टाइम पे करेगी तो उसका मतलब सारा समझ में आ रहा है कि जीतने के लिए कर रही है, तो ये फेयर इलेक्शन नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट नेता, उनको पीस मेंटेन करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए पोलाइटली। हर बाकी कैंडिडेट जो उनके अपोजिशन है उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा और हेट्रेड जो एक होता है ना कि इलेक्शन जीतने के लिए दूसरों के मन में घृणा फैलाना दूसरों के लिए, वो नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीसफुल इलेक्शंस जो है ना वो तभी होते हैं जब आप फ्रीली और बिना डर के इलेक्शंस रखो या लोग वोट भी करें, ठीक है ना। अगला, ब्राइबिंग वोटर्स इज अ क्राइम, मतलब वोटर्स खरीदना रिश्वत देके, होता ना कि किसी को शराब बेच दी, या आप केस बहुत सुनते होंगे, शराब बेच दिया इलेक्शन से पहले, 1000 2-2 हजार पे सरकार जो एमएलए हैं या कोई लीडर्स हैं वो दे रहे हैं, इस तरीके से आप कहानियां सुनते होंगे। तो कैंडिडेट पैसा नहीं बांट सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते, ऑफर नहीं कर सकते फ्री आइटम, और जो है प्रॉमिस जो कर सके अपना पर्सनल बेनिफिट, ये नहीं कर सकते। किस चीज के बदले? वोट्स के बदले। ये पनिशेबल है, ये एमसीसी जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स है उसके खिलाफ है ये। क्या आप बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है ना। चलो, बाकी पीपल शुड वोट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट वर्क्स एंड आइडियाज, नॉट बिकॉज ऑफ गिफ्ट। लोगों को लगना चाहिए यार अच्छा काम कर रहा है, जिताएंगे, ठीक है ना। और लेट्स एक्सप्लोर, हेयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कंप्लेंट जो ईसीआई हैंडल करती है। जैसे एक कैंडिडेट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है साड़ी और हाउस होल्ड अप्लायंसेज औरतों को। अब आप देखो, सच बात बताऊं तो जब आप इंडिया में इलेक्शन देखते हो ना, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। सच बात तो ये है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपने आसपास ना देखो, ये चीज होती है। तो ये अनफेयर है एक तरीके से। अब्यूसिव लैंग्वेज यूज बाय कैंडिडेट ऑफ वन पार्टी अगेंस्ट द कैंडिडेट फ्रॉम अपोजिंग, चलो ये इतना नहीं हो रहा, इतना पर होता है, मतलब बता रखा है कि ये नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी, मतलब जो सरकार के लोग हैं, जैसे मान लो कोई सरकार, अब देखो एक चीज समझो, सरकार के नेता और उनके रह रहे जो काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो लोग कभी भी सरकार को प्रमोट ना करें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बीजेपी के नेता है और उनका कैंपेन कौन चला रहा है, उनके यहाँ कोई काम कर रहा हो सरकारी ऑफिसर, उस वो नहीं कर सकता, उसको नहीं करना चाहिए ये काम। समझ रहे? अब ये दिख रहा है ना, एक गवर्नमेंट ऑफिसर नजर आ रहा है और वो पर्टिकुलर अपनी पार्टी को जिताने के लिए कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। भले वो उसे पसंद कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, पर उसका काम जो है वो उस इंसान को सरकारी काम करना चाहिए। जैसे बंडल्स ऑफ 500 के नोट पाए गए कार में कैंडिडेट के, जब हम इंस्पेक्शन कर रहे थे, शायद वो बांटने जा रहे हो, ठीक है। तो कंप्लेंट है, जैसे मैंने आपको ये सारी पढ़ा दी है, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चारों मैंने पढ़ा दिया आपको, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भाई अपना न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार आए जाए लेकिन उनकी सैलरी, उनकी जॉब फिक्स रहती है अपने रिटायरमेंट तक, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ये वायलेशन जो थे वो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते हैं? भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं कि इलेक्शन कमीशन में ये चीजें होनी चाहिए, और अगर आप वायलेशन कर रहे हो तो ये उसके अगेंस्ट ही तो जा रहा है। इन्फ्लुएंस करना वोटर को अनफेयरली, गवर्नमेंट का मिसयूज करना, करप्शन को एनकरेज करना, पीसफुल इलेक्शन डिस्टर्ब करना, फ्री और फेयर वोटिंग को रोकना, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, हिस्ट्री क्या रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, जो रूल्स हैं, तो देखो ये इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 1960 में सबसे पहले एमसीसी को केरला में लाया गया था, और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहमति से एग्री हुई थी इन सबको लाने के लिए। 1962 में बाकी ये जनरल इलेक्शन, जो पूरे देश के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी लाया गया था, और 1991 से ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था, ठीक है ना। कब? 1991 से अब तक बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखना। बाकी टीएन शीशान, ठीक है ना, शीशान करके है, और इनका नाम है तिरुनलई नारायणा अय्यर शीशान। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 1990 में, और ये याद रखे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया हिस्ट्री में, तो आप भी याद रखें। क्या कुछ बदलाव लाए थे तभी तो याद रखेंगे, ऐसे थोड़ी ना बैठ गए थे इस तरीके से। इन्होंने इलेक्शंस के रूल स्ट्रिक्ट करे थे, आप खुद देखो ना, 1991 में स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए थे, ठीक है। वोटर की आइडेंटिटी कार्ड, इन्होंने वोटर की आईडी कार्ड को प्रमोट किया था।
इन्होंने जो प्रॉक्सी वोटिंग, जो मतलब मेरे बदले जब तू दिया वोटिंग, वो होती थी शायद पहले, तो वो खत्म कर दी। कैसे भाई, जिसका वोटर आईडी कार्ड होगा, मतलब इन्होंने वोटर आईडी कार्ड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये वोटर आईडी कार्ड है, इस तरीके से चीजें चलेंगी। प्रॉक्सी वोटिंग मींस एक इंसान दूसरे के बदले इलीगली वोट दिया है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो होता था, इन्होंने बंद कर दिया वो रूल। कैसे, इन्होंने वोटर आईडी कार्ड डाल दिया, जिसे पहचान पत्र कहते हैं एक तरीके से। मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, कैंडिडेट जो स्पेंड करते थे ना, वो केयरफुली चेक किया जाएगा कि कितना आप कहाँ पे पैसा कितना खर्च कर रहे हो। इससे मिसयूज ऑफ मनी बंद होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग भर भर के पैसा लगाते हैं। जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, लोग उन्हें ज्यादा देख पाएंगे और शायद उन्हें वोट ज्यादा मिले, जो जितना ज्यादा खुश कर पाए। फ्री और फेयर इलेक्शंस, उन्होंने वर्क करा पूरे ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी आर पार, मतलब किसी का काम ऐसा हो कि आप उसमें चोरी ना देखो, चोरी होगी तो छुपाएगा, तो काम ट्रांसपेरेंसी आर पार अच्छे से दिखाई दे, फेयरनेस हो और फियरलेस वोटिंग हो। बाकी इनके एफर्ट्स की वजह से इंडिया के जो इलेक्शंस थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ट्रस्टवर्दी बने थे। बाकी अगला, कि आपके इलाके में अगला इलेक्शन कब होने वाला है, तो फिर भैया वो, अब दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में अभी फिलहाल तो देखो मोस्टली आप 3 टाइप के इलेक्शंस देखते हो, ठीक है। म्युनिसिपल, क्योंकि पंचायत नहीं है सिस्टम यहाँ, स्टेट असेंबली और लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन जो जनरल हुए थे 2024 में हुए थे। उसके बाद स्टेट असेंबली इलेक्शंस आपके 2025 में हुए दिल्ली के अंदर, और एमसीडी के इलेक्शन 2022 के लास्ट में हुए थे। तो मेरे ख्याल से जो अगले आने चाहिए 5 साल बाद, तो 2022 है अगर, तो एमसीडी का होना चाहिए, और नहीं तो फिर 2000 आप क्या कहते हैं 2022 का, सॉरी 27, 5 साल 2027 में आप देखोगे, 24 का फिर 29 देखोगे और फिर 30 देखोगे। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। हाँ, अगर सरकार बीच में कोई टूट जाती है या गठबंधन अगर किसी का बना, जैसे इंडिया का बीजेपी का गठबंधन बना हुआ है, पर ऐसा देखो भी नहीं होगा मुझे लगता है इतना जल्दी भी, पर चीजें कुछ कह नहीं सकते आप। या फिर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कोई भी सरकार कभी भी टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे तो गठबंधन वाले में होता है पर तभी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शन लोकतंत्र का त्योहार है, क्योंकि भाई यहां दिखता है कि क्या अभी भी देश में लोकतंत्र है। अगर इलेक्शन अच्छे हैं तो लोकतंत्र बढ़िया है। इलेक्शन के दौरान लोग अपना नेता फ्रीली चुन सकते हैं, पूरी ईमानदारी से वोट करेंगे, फ्रीली और जिम्मेदार मान के कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे डिसीजन से बहुत फर्क पड़ेगा, उस तरीके से इलेक्शन के लेवल क्या होते हैं इलेक्शन के, देखो एक नेशनल मतलब पूरे देश पे होता है, और वो सिर्फ लोकसभा का होता है, ठीक है, और उसमें जो आप जिताते हो एमपी को जिताते हो। स्टेट लेवल पे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन होता है, और उसमें जो जीतता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का बनता है, तो इसलिए वो एमएलए कहलाता है। लोकल लेवल पे तो पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर होता है एमसीडी के इलेक्शंस। लोकसभा में 543 सीटों के ऊपर होता है, और हर बंदा एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एमपी बनता है, ठीक है ना, और हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिलते हैं जिस इलाके में, वो जीत जाता है। एमपी जनरली लोकसभा का मेंबर होता है, और एमपी करता क्या है, एमपी डिस्कस करता है लॉ रिलेटेड मेकिंग चीजें, ठीक है ना, कानून से बनानी हुई चीजें जो भी होती हैं पूरे देश के अंदर, जो पूरे देश में प्रभाव डाले, जैसे नेशनल, देश की सिक्योरिटी, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज, रेलवे, इन सब चीजों को। एमएलए जो होता है, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो एक राज्य का एक जगह होती है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उसका एक क्या कहते हैं एमएलए बनता है, मेंबर बनता है, और वो अपने राज्य में स्कूल, अस्पताल, रोड, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों से रिलेटेड बातें करता है। एमपी एमएलए में फर्क है, तो सबसे पहले उनकी नेम का फर्क है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट पूरे देश में एक है, और यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हर अपने अपने राज्य का मेंबर होता है। ये नेशनल लेवल पे होता है, ये अपने राज्यों के लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें आप रिप्रेजेंट करते हो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, एक ऐसा एरिया जो लोकसभा का एरिया, और इसमें आप अपने राज्य का एक एक छोटे एरिया को, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हो। ये नेशनल इश्यूज पे यहाँ पे बातचीत चलती है, यहाँ राज्य इश्यूज। अब ये क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये क्या है, ये नई चीज है, ध्यान समझना। एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब फर्स्ट जो पास्ट करेगा, फर्स्ट एक तरीके से जो पास करेगा, एक तरीके से वो काइंड ऑफ पोस्ट लेगा। मतलब भाई सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, 3 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे थे, 3 में से, अब ये मान लो फॉर एग्जांपल, चलो 100 में से मान लेते हैं काउंटिंग है फॉर एग्जांपल, है ना, क्योंकि 5 और 2 7, 3 10, 4 3 7 9 और 1 10, 100 लोग को वोट देना है एक जगह पे,
ए को 42 वोट्स मिले, बी को 35 वोट्स मिले, एक जगह की बात कर रहे हैं, और सी को 23 वोट्स मिले, सबसे कम मिले। सिंपल सी बात है, यहां सिर्फ ये देखा जाता है किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, वो अपने इलाके से जीत जाता है। इसको 42 वोट्स मिले, अपने इलाके से जीत गया। मतलब उसको ये नहीं है कि उसे पूरी 100 में से 50% वोट्स चाहिए थे, नहीं, सबसे ज्यादा वोट, चाहे वो एक ज्यादा क्यों ना हो, चाहे वो एक ज्यादा क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि 100 में से उसे 50 वोट तो चाहिए ही चाहिए, अब उस हिसाब से तो नहीं जीतता, सबसे ज्यादा वोट है, जीत गया। ऐसा नहीं है, भले उसे देखो, भले उसे 50% वोट नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो जीता। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफटीपीटी, ठीक है, एफपीटीपी। और ये आपकी बुक में दिखा रखा है, जहां पे गुरमत ऊपर जीती थी ना 33 वोटों में से, है ना, उस तरीके से। बाकी ये डिफरेंस आ रहा है, एमएलए एमपी में फर्क क्या है, और यहाँ कुछ बातें हैं, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। एमपी एमएलए में डिफरेंस क्या है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। ये अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग स्टेज पे काम करते हैं। अगर एक पार्टी या गठबंधन जीतती है मेजोरिटी सीट्स लोकसभा के अंदर, तो वो देश की सरकार बनाती है और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये बात ध्यान रखना। अगर राज्य के अंदर एक पार्टी जीतती है, एक राज्य में, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, वहां पर एक पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी जीतती है, तो स्टेट असेंबली के अंदर, तो वो अपनी सरकार बनाती है और उसका हेड लीडर जो होता है वो सीएम कहलाता है। बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, वो अलग अलग नाम से भी जानी जाती है, ध्यान रखना। दिल्ली में विधानसभा, विधानसभा जहाँ सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं, ठीक है ना। आप दिल्ली में येलो लाइन मेट्रो सर्च करो, वहां पे आपको ये विधानसभा का मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा। नियम सभा भी कहलाती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है भाई, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन मतलब गठबंधन की सरकार, जब कोई एक सरकार सबसे ज्यादा वोट्स हासिल न कर सके। देखो एक बात समझो, अभी जो आपने ऊपर देखा ना, वो एक पर्टिकुलर इलाके की बात थी, और वहां पे सिंपल है, एक जगह के अंदर हमें नहीं पता कितने लोग वोट कर रहे हैं, उसमें बस जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वो वहां से जीत जाता है। लेकिन जब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर हम करोल बाग की बात करें, तो अगर आप करोल बाग की बात करोगे तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो करोल बाग डिस्ट्रिक्ट है, जो एक इलाका है, कॉन्स्टिट्युएंसीज है, इसके अंदर इस टाइम पर जो विशेष रवि जी हैं, वो हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। अब आप एक चीज को समझो कि इस पर्टिकुलर इलाके में कितने वोट्स हैं। जैसे मान लो 40,000 लोग वोट कर रहे हैं, 50, 60, 70,000 लोग वोट कर रहे हैं मान लो, तो 70,000 में से उनको कितने वोट्स मिल रहे हैं, वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें 50% ज्यादा मिलना चाहिए, कितना भी मिल जाए काम खत्म। लेकिन ऐसे 70 जगह है दिल्ली में, हर जगह कोई ना कोई जीता होगा। तो पूरे दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए आपको 70 का आधा 35 और उसमें एक ज्यादा 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और अगर कभी एक एक पार्टी हर जगह जीत जीत कर पूरी 36 सीट अगर नहीं क्रॉस कर पाए, तो वो अपनी खुद की सरकार नहीं बना सकते। उस केस में उन्हें किसी दूसरी पार्टी के लोगों को मिलाना पड़ेगा, ताकि उनकी सीट्स एक तरीके से 35 प्लस हो जाए, है ना। अब क्या होता है, 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर इलेक्शंस होते हैं, 2013-14 के आसपास, 13 के आसपास, 2013 के आसपास जब दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीन पार्टी थी। अब जायज बात है, किसी एक पार्टी को जीतना है, तो इलेक्शंस में मेरे ख्याल से 33 के आसपास शायद कुछ सीटें थी। मैं आपको एक बार डेटा के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो क्या होता है, ध्यान से समझना, 2013 के अकॉर्डिंग जो बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की सीट्स थी वो 31 थी। उसके बाद आईएनडी, जेडीयू, एसएडी, जो एक तरीके से बीजेपी की काइंड ऑफ अलायंसेस थी, उनके साथ मिला के टोटल सीटें जो थी वो 31 प्लस 3 मान लो 34 के आसपास सीटें थी बीजेपी के पास, गठबंधन ऑलरेडी बना के। क्योंकि बीजेपी अकेले 31 सीट्स पे थी, उसके बाद जो है आईएनडी, एसएडी, जेडीयू, अगर मान लो एक गठबंधन बनाती इनके साथ, तब जाके 34 सीट्स मिलती। अब बीजेपी का सबसे बड़ा अपोजिशन तो 2013 में कांग्रेस ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस रूल कर रही थी। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, और बीजेपी, वो सॉरी, आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी उभर कर आई थी, 28 सीट्स, बढ़िया थी। फर्स्ट
इलेक्शंस के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया सीट्स थी, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस चल रही हो, कांग्रेस खत्म, करप्शन ये सब चीजों के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलाई। अब पॉइंट है सरकार बनने के लिए तो 36 सीटें चाहिए, क्या होगा? तो बीजेपी ने साफ मना कर दिया था उस टाइम पे कि हम गठबंधन के लिए अभी नहीं सोचेंगे, बिकॉज मेन उनका फोकस था अगले एक साल में उन्हें 2014 में जनरल इलेक्शन जीतने थे, जो बीजेपी जीते भी, तो उनका मेन फोकस यहाँ था। आम आदमी पार्टी, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है 31 सीट्स के साथ है, भले ही वो सरकार नहीं बना रही, लेकिन उन्हें बोला तो जाएगा कि आप गठबंधन बना लो किसी और सरकार के साथ मिलकर, अपनी सीट को 35 प्लस रख लो। नहीं हुआ। फिर उसके बाद बीजे आम आदमी पार्टी को बुलाया जाता है और आम आदमी पार्टी के साथ तैयार हो जाती है हमारी क्या कहते हैं कांग्रेस। 28 सीट और 8 सीट। अब 28 और 8 दोनों अगर आप जोड़ लोगे तो 36 होता है, सरकार बन सकती है, बन जाती है। बट वही कुछ कुछ कंडीशंस थी जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की रखी कि हम मिला के रखेंगे, है ना। 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। 2010 की बाद थोड़ी महंगाई, बिजली, पानी बिल, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज चल रही थी। मैं रफली आपको समरी टाइप बता रहा हूँ। इस दौरान 2011 का जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी उसके बाद बनी थी और ये सीन हुआ था। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 32 सीटें थी उनके पास, एक एक अलायंसेज होगी, मेरे ख्याल से जेडीयू से शायद होगी। आम आदमी पार्टी 28 थी और कांग्रेस 8 सीटें थी। सरकार कैसे बनी? कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट आम आदमी को कहा कि तुम बनाओ, और आम आदमी पार्टी ने जनता से राय मांगी इस तरीके से, तो जनता की सहमति के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने का फैसला लिया। लेकिन ये सरकार जो बनी वो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार, और सिर्फ 49 डेज चली। सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने जन लोकपाल बिल लाने की कोशिश करी थी और वो शुरू से ही चाहते थे। स्टार्टिंग में क्या पता कांग्रेस ने कहा भी हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधानसभा में इसे लेकर विवाद हुआ था। विधानसभा मतलब जहां पे सारे एमएलए बैठे होंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि कांग्रेस और बीजेपी ने बिल पास नहीं होने दिया। तो 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सरकार केवल 49 डेज चली थी, जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी। इसके बाद क्या होता है दिल्ली में? अब अगले इलेक्शन 2015 में हुए। 2014 में हमारे क्या कहते हैं इंडिया के जनरल इलेक्शंस होने थे, तो तब तक सरकार किसने चलाई होगी? प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट की सरकार चलती है, मतलब प्रेसिडेंट जो है रूल लागू करते हैं। मतलब विधानसभा भंग हो गई थी और बाद में उसको फिर इस तरीके से चलाई। दोबारा 2015 में इलेक्शन हुए, और जब 2015 में दोबारा इलेक्शन हुए थे तो उसमें 70 में से 67 सीट्स, 67 के आसपास सीट्स आम आदमी पार्टी अकेले जीती थी। प्रॉपर डोमिनेशन, कोई कोएलिशन की जरूरत नहीं। तो यहीं से हमारा टॉपिक क्लियर होता है कोएलिशन गवर्नमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट ऐसी सरकार है जब कोई अकेली सरकार मेजोरिटी ना ले पा रही हो और दो या दो से ज्यादा सरकार मिलके सरकार बनाए, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज मिलके सरकार बनाए, और इसमें कोई एक सरकार नहीं जीती हुई होती तो वो मिलके जो है शेयरिंग कर लेते थोड़ी। बाकी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की बात करें तो एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है, यानी कि जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स हासिल करी होती हैं, है ना। जैसे इस टाइम पर एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी के साथ गठबंधन मिला रखी कुछ सरकारों ने, तो वो उस तरीके से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एक और चीज याद रखना, बाकी लीडर किसी भी पार्टी का या मान लो गठबंधन करके बनी है तो वो पीएम कहलाता है। जैसे इस टाइम पे गठबंधन की सरकार है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पीएम हमारे जो है वो जो नरेंद्र मोदी है वो कोएलिशन गवर्नमेंट, या फिर आप कह लो एक तरीके से नेशनल गवर्नमेंट जो भी बनी है हमारे देश की, वो है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर इसमें भी अगर कोई गठबंधन बन रहा है तो वो मेजोरिटी सीट जो है ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बना देती है, उनका हेड सीएम कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में वर्ड पढ़ा होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? जो ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज या एमसीडी के इलेक्शन कराती हो, और वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके काम करती हैं, और कुछ कानून के जो प्रिंसिपल सिलेक्शन है उनके क्या कहते हैं अकॉर्डिंग चीजें चलाती हैं। इलेक्शन राज्यसभा के कैसे होते हैं? देखो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी क्या कहते हैं पार्लियामेंट है उसके अंदर दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा
और एक राज्यसभा। लोकसभा आपका लोअर हाउसेज होता है, राज्यसभा अपर हाउसेज होता है। तो दो हाउसेज जो होते हैं ना पार्लियामेंट के, उसमें अगर आप देखोगे तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्यों के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लोकसभा की तरह नहीं है कि आप लोग वोट देके किसी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का मंत्री बना रहे हो, एक तरीके से नेता बना रहे हो, काइंड ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हो। इसमें आप देखते हो राज्यसभा के मेंबर्स को ना आप डायरेक्टली नहीं चुन सकते। कैसे? यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ध्यान रखना, राज्यसभा मतलब राज्य की बात नहीं हो रही है। राज्य के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ये राज्यसभा अलग है, वो विधानसभा कहलाती है। राज्यसभा पार्लियामेंट है ना, पूरे देश की पार्लियामेंट, उसमें दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और हर अलग अलग राज्यों की अपनी अलग विधानसभा है, उसको अलग समझना, ठीक है। तो ये जो राज्यसभा है इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोगों को चुना जाता है। एक साधारण आदमी वोट नहीं कर सकता राज्यसभा में लोगों को चुनने के लिए। और राज्यसभा में मेंबर्स कौन होते हैं, लोग कौन होते हैं? वो एमएलए ही होते हैं, लेकिन वो पहले अपनी जगह खुद एमएलए बने हुए होते हैं, तो उन्हें मौका मिलता है राज्यसभा में बैठने का। समझ रहे हो? यानी कि जो कोई भी आम आदमी है वो एमएलए पहले बने और फिर वो बन सकता है राज्यसभा का मेंबर। ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? इसके अंदर लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते। इसमें जो चुने हुए मंत्री हैं, मतलब जो एमएलए हैं, वो लोगों के बिहाफ पे वोट करते हैं। समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है सूर्योदय स्कूल का। इमेजिन एक स्कूल जो है ना, वो एक स्कूल की काउंसिल बनाना चाहता है, तो हर बच्चे वोट नहीं देंगे, ठीक है। जो हर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे गुरमत जीती थी, अब वो वोट करेगी बैठ के, वो वोट करेगी स्कूल का एक काउंसिल मेंबर बनाने के लिए। तो इसमें आप लोग, आम जनता वोट नहीं कर रही इसमें, यानी कि लोग एमएलए चुनते हैं और एमएलए फिर राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं। और हर राज्य में से कुछ ना कुछ हर राज्य में, देखो ये राज्य है, 70 एमएलए हमारे दिल्ली में, ये 70 एमएलए कुछ मेंबर को चुनेंगे जो राज्यसभा के मेंबर्स बनेंगे। ध्यान रखना, कंपोजिशन पढ़ते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर्स आते हैं, जिसमें से 233 तो एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, और वो भी अलग अलग राज्य के, और कुछ 12 जो बचे हुए हैं वो मेंबर्स जनरली नॉमिनेट करे जाते हैं एक तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे जो देश के राष्ट्रपति उनके द्वारा। जैसे मान लो लिटरेचर के अकॉर्डिंग, जो जो यूजुअली एक्सपर्ट हैं लिटरेचर के, साइंस के, आर्ट के, सोशल सर्विस के, स्पोर्ट्स के, उसके द्वारा उनको चुना जाता है। फर्क समझना, विधानसभा में आप एमएलए को चुनते हो, है ना, और जो आपके एमएलए हर अलग अलग राज्यों में, बिहार से अलग अलग जगहों से चुने जाते हैं, उसमें से 233 एमएलए को चुना जाता है अलग अलग राज्यों में से, और वो फिर राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। बाकी वाई डू स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीट? अब एक और चीज ध्यान रखना कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से एमएलए चुने जाते हैं, और उनको भी बाकी एमएलए मिलके चुनते हैं, लेकिन हर राज्य से सेम एमएलए नहीं जाते, क्योंकि हर राज्य की जो राज्यसभा की सीट है ना, क्योंकि हर राज्य में सेम आबादी नहीं है, कहीं पे आबादी ज्यादा है, कहीं पे आबादी कम है। जैसे उत्तर प्रदेश में आबादी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसमें ज्यादा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में कम सीटें हैं, क्योंकि वहां की आबादी कम है। ये इंश्योर करता है लार्जर स्टेट का आबादी होगा तो उसको हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा। बाकी राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा में क्या है, लोकसभा तो क्या कहते हैं, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है, वो कभी बंद नहीं हो सकता राज्यसभा। जैसे यहाँ सरकार गिर जाती है तो लोकसभा खत्म। परमानेंट हाउस इसलिए क्योंकि एग्जिस्ट लगातार चलता रहता है, क्योंकि इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो कभी भी इलेक्शन खत्म होने के बाद खत्म नहीं होती राज्यसभा। बस इसमें क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को हटा दिया जाता है, वापस नए नए लाए जाते हैं, और 6 साल के लिए इसमें होता है, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल तक रहते हैं, और हर बार 1/3 मेंबर्स को हटा दिया जाता है हर 2 साल के अंदर, ठीक है ना। मतलब हर किसी का 6 साल है, मान लो आज 6 साल के लिए किसी को रखा, ठीक है ना, तो अगले 2 साल बाद किसी और को 6 साल के लिए रखेंगे, अगले 2 साल बाद किसी और को, और हर 2-2 साल में जो वो 6 साल जिसका पूरा हो जाएगा उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी को हटाया जा रहा है तो आज उसके 6 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और अगले 2 साल और यानी कि अगले 2 साल बाद जिसको हटाया जाएगा शायद उसके 4 साल अभी पूरे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी एक टॉपिक आता है डिसोल्यूशन क्या होता है।
डिसोल्यूशन मतलब बंद होना, टर्मिनेशन हो जाना एक हाउस का बिफोर फ्रेश इलेक्शन, मतलब जब भी इलेक्शन होने उससे पहले सभा बंद हो जाती, खत्म हो जाती। लोकसभा हो सकती है ना खत्म, बिल्कुल, राज्यसभा नहीं, ये नहीं खत्म होती, इसमें मेंबर चेंज होते रहते हैं। वोटिंग सिस्टम कैसा है राज्यसभा में, वोटिंग सिस्टम समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, एसटीवी कहा जाता है। ये क्या होता है समझना, मजा आएगा, ध्यान समझना। एमएलए क्या करता है ना, रैंक करता है कैंडिडेट को इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो वो अपना प्रेफर करना चाहता है। फॉर एग्जांपल 3 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, बी और सी, ठीक है। एक कैंडिडेट नहीं चुनना आपको। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट मतलब जितने भी एमएलए है ना, वो किसी एक को चुनेंगे नहीं, वो रैंक देंगे कि भाई मैं इसको फर्स्ट रैंक देना चाहता हूँ, इस कैंडिडेट को मैं सेकंड रैंक देना चाहता हूँ और इस कैंडिडेट को मैं थर्ड रैंक देना चाहता हूँ। अब क्या होता है, इस तरीके से प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट्स ट्रांसफर होते हैं। ये सिस्टम फेयर रिप्रेजेंटेशन दिखाता है छोटी से छोटी पार्टी का भी। इसमें क्या है ना, मान लो फॉर एग्जांपल जिसके ज्यादा बंदे हैं वो उस बंदे को जिताना चाहेगा। तो यहाँ क्या है, जिस भी कैंडिडेट को आप चाहते हो कि वो आपके राज्य से, जैसे दिल्ली में से हम चाहते हैं कि ये बंदा जो है राज्यसभा में जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे, रैंक देंगे एक तरीके से कि मैं चाहता हूँ ये जाए, ये जाए, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे ये एक आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसका थोड़ा चीजें ऊपर नीचे होगी, तो ये वाली तो बात हमने समझ ली। आ जाओ आगे चलते हैं। एमएलए इलेक्ट करते हैं राज्य, अब देखो एमएलए क्या करते हैं, वोट कर रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, डायरेक्टली तो नहीं, लोग नहीं कर रहे ना, इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने एमएलए को चुना और एमएलए अब 233 मेंबर कौन होने वाले हैं उनको चुनते हैं, और वो भी कैसे, रैंक देकर। बाकी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से 12 मेंबर्स को चुनते हैं, और ये परमानेंट हाउसेज है, हर 2 साल में क्या कहते हैं 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, फिर नए आते हैं। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मतलब एमएलए जो है ना वो कैंडिडेट के रैंक देके चुने जाते हैं, ध्यान रखना। कौन आपके एमपी और एमएलए है तो आप उनका नाम बता सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ एमपी और एमएलए का, एमएलए हमारे यहाँ विशेष रवि है और एमपी मेरे ख्याल से, ध्यान रखना, एमपी की हमारे दिल्ली में एमपी की 7 सीटें, सिर्फ 7, ओनली 7, छोटा है इसीलिए। नई दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जहाँ से जो एमपी हैं, ठीक है ना, वो बीजेपी पार्टी के हैं। देखो ध्यान रखना, बीजेपी 7 सीटें पूरी बीजेपी की है। जब 2024 में इलेक्शंस हुए थे तो पूरी 7 की 7 सीटें बीजेपी ही जीती थी। तो एम एस बंसूरी स्वराज, ठीक है, चांदनी नई दिल्ली से, ठीक है। इनकी अगर फोटो है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये, ठीक है, इस तरीके से, ये, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके बाद चांदनी चौक, चांदनी चौक से कौन, अब ध्यान रखना हम लोग क्या कहते हैं न्यू दिल्ली, इसी इलाके में हम आते हैं, ठीक है। चांदनी चौक की बात करें तो बीजेपी से परवीन खंडेलवाल, श्री परवीन खंडेलवाल, ठीक है, ये इनकी तस्वीर है जी, ध्यान रखना इस तरीके से। चलो इसके बाद साउथ दिल्ली पे आते हैं। साउथ दिल्ली तीसरा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्युएंसीज होता है, इसमें रामवीर सिंह बिधूरी, ठीक है, ये भी बीजेपी से हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, पटेल नगर, इस तरफ का इलाका, कमलजीत शेरावत, ठीक है ना, श्रीमती कमलजीत शेरावत, ये है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट दिल्ली, तो ईस्ट दिल्ली में श्री हर्ष मल्होत्रा, ठीक है, ये भी बीजेपी, सारी बीजेपी है, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली थोड़ा सा मतलब अपना, ये वेस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली थोड़ा गंगा नदी, सॉरी गंगा नदी, जमुना नदी के थोड़ा उस तरफ का इलाका हो गया, ठीक है, जमुना पार थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आता है फिर हमारा, ठीक है, मनोज तिवारी, श्री मनोज तिवारी आप जानते होंगे, के राजा जी, ठीक है, या कहो ना, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, इस तरीके से है। और क्या कहते हैं योगेंद्र चांदोलिया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हैं योगेंद्र चांदोलिया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये इस तरीके से, ठीक है, इनको आपने, और जो सबसे पहली है उन्हें आपने देखा होगा। चलो जी आगे चलते हैं। तो बंसूरी स्वराज हमारे यहाँ करोल बाग की एमपी हैं, मतलब एमपी न्यू दिल्ली की हैं, तो न्यू दिल्ली में बहुत सारी जगह आ जाती है, तो हमारे यहाँ की वही होंगी, ठीक है। चलो इसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या ये डायरेक्टली चुने जाते हैं, नहीं, इनके लिए भी वोटिंग होती है भाई, है ना। एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, एक ग्रुप है चुने हुए लोगों का जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, यानी कि बाकी नेता इनको चुनते हैं, जितने भी लोगों को वोट देकर चुना गया वो सब इन्हें चुनते हैं। मतलब जो अभी लोकसभा में आपने लोग पढ़े जिन्हें आप वोट देते हो, वो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा मतलब जिन्हें अभी हमने देखा कि एमएलए बनते हैं
और हर अलग अलग राज्य से एमएलए चुने जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको लिस्ट बताता हूँ कौन कौन से एमएलए हमारे दिल्ली में राज्यसभा के अंदर है, ठीक है ना। अब दिल्ली है, दिल्ली से राज्यसभा में सिर्फ 3 ही जने जाते हैं। एमपी की कितनी सीट है दिल्ली की? 7। जो पूरे राज्य में स्टेट इलेक्शन होते हैं उसकी 70 सीटें हैं, और राज्यसभा से जो एमपी बने हैं राज्यसभा, इससे दिल्ली में सिर्फ 3 जाते हैं। वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, 2024 से 2027, ठीक है ना, और जनवरी 2030 तक का कार्यकाल है। नारायण दास गुप्ता आम आदमी पार्टी, 28 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2030, ठीक है ना, ये भी आम आदमी पार्टी। आपके मन में सवाल आएगा कि अब तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये तो 2024 में इलेक्ट हो गए ना, समझ रहे हो। और स्वाति मालीवाल, ठीक है, ये 2024 में आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनी गई थी, और ये इंडिपेंडेंट है। ये कोई एक तरीके से शायद वो नहीं रही होंगी, क्या कहते हैं, एमएलए नहीं रही होंगी, समझ रहे हो। तो ये 28 जनवरी 2024 को, फिर 27 जनवरी 2000, क्या कहते हैं, 27 जनवरी, मतलब ये 27 जनवरी 2030 तक रहेंगे। ये सारे जने 2024 से 2030 तक रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये सभी लोग 2024 में चुने गए थे और 2030 तक है। अब 2030 में तो फिर से क्या कहते हैं बीजेपी इलेक्शंस होंगे दिल्ली के अंदर, तो तब उसके हिसाब से फिर अगर उससे पहले होगा तो ज्यादा, मान लो 1 2 3 सीटें, तो शायद 2 सीटों में से बीजेपी चले जाए, 1 सीटों में वो चले जाए। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, समझ पा रहे हो आप। तो अभी उस तरीके से चल रहा है। जैसे मैं आपको किसी और राज्य का बताना चाहूँ, चलो मैं आपको साइड बाय साइड यूपी के राज्य का बताता हूँ। 233 सीटों में से 3 सीटें तो आपको दिल्ली ने देखते हुए ले ली। अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में टोटल 31 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये 31 मेंबर्स जो एनडीए यानी कि बीजेपी पार्टी के हैं, उसमें से मैं आपको काउंटिंग करूं तो क्या कहते हैं, चलो मैं 31 में से आपको दूसरी पार्टी के बताता हूँ। एक है समाजवादी पार्टी, जिसमें से जया बच्चन, जानते होंगे आप लोग, हाँ, ठीक है ना, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, रामजी लाल सुमन। और एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुने गए थे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से कैसे कोई चुना जा सकता है भाई, आपको मेंबर चुनना, रैंक दे दो आप। तो उन्होंने कपिल सिबाल को करके जिताया था। एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी रामजी गौतम करके, और आरजेडी एक पार्टी है जहां से जयंती चौधरी है, और बाकी जो जितने बचे हुए सारे एनडीए यानी कि बीजेपी के हैं। तो वहां से 31 सीटें आ रही हैं, समझ रहे हो। टाइम देखते हैं, इसका टाइम कब से कब तक रहा होगा। अगर आप देखो, ध्यान समझना, अब इसमें थोड़ा है, कुछ लोगों का कार्यकाल जो है ना वो 25 नवंबर 2026 तक है कुछ लोगों का, और कुछ का 4 जुलाई 2028 तक है, और कुछ का 2 अप्रैल 2030 तक है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना टाइम है। चलो खैर, हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी, हम चलते हैं आगे। जो एमएलए हैं वो हर राज्यों से, दिल्ली और पुडुचेरी जगह से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और अब देखो, समझना, देखो कहाँ कहाँ से जो है हम लोग चुन रहे हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमपी लोकसभा के, राज्यसभा के, हर राज्यों के, क्योंकि दिल्ली एक राज्य नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इलेक्शंस होते हैं, और पुडुचेरी भी सेम। इनके जो एमएलए होंगे और हर राज्यों के जो एमएलए होंगे वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे, और ये एमपी वाले भी प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वोटिंग मेथड वही है, सेम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। ये सिंपल मेथड है। ये इसका मतलब जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट हर जगह सबको फेयरली रिप्रेजेंट किया जाए, इसीलिए इसको रखा जाता है। आम जनता क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही इसके अंदर? क्योंकि प्रेसिडेंट जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो संविधान जब बनाया गया था ना, तो उसमें एक इनडायरेक्ट इलेक्शन तरीका रखा गया था, ताकि देश के अंदर बैलेंस रहे और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बनी रहे, ठीक है, और हर किसी को, पार्लियामेंट और स्टेट को बराबर मौका भी मिले ना आगे जाके, इसीलिए। तो वाई जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज चलता है। वहां पे देखो ना, अब आगे देखो, पीपल हु डू नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट को वोट नहीं देता? तो एक तो 12 लोग जो खुद, अब सोचो ना, प्रेसिडेंट को चुना है तो वो कल को उन्हें वापस चुन लेंगे, तो 12 लोग को नहीं चुनना, ठीक है ना। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स को नॉमिनेट करा गया वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो नॉमिनेट हुए, जो जीते नहीं है, समझ रहे हो, उन लोग को नहीं मिलेगा, जो जीते उन्हीं को मिलेगा। और कुछ एमएलसी भी होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक सीन है। एमएलसी वोट के थ्रू कोई नेता नहीं बना होता, ये बात ध्यान रखना। मतलब कोई स्टेट का, जैसे मान लो कोई एमएलए बन रहा है या कोई सीएम है, तो वो एमएलए नहीं होता,
वो वोट एमएलए तो वही बनता है जिसको जनता ने वोट दिया हो, वो एमएलए बनता है। एमएलसी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नॉमिनेट करके या इलेक्ट करा लेते हैं, उन्हें वोट वो नहीं वोट कर सकते, बस आप ये ध्यान रखना। इसके बाद डीपली आप बहुत अच्छा बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चीजें। और जो लोग दिल्ली और पुडुचेरी में नॉमिनेट हुए थे उनको भी नहीं करना, नॉमिनेटेड लोगों को क्यों ही रखना, ठीक है ना, जो जीते हैं उनको रखो। बाकी वाई डू कॉमन पीपल इलेक्ट नहीं करते, बिकॉज इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और प्रेसिडेंट जो होता है ना वो संविधान का सबसे बड़ा हेड कहलाता है, और डायरेक्टली जो है ना वो लोग जो है मतलब नेता, वो लोगों के बिहाफ पे उनको चुनते हैं, ठीक है ना, और इससे फेयरनेस और बैलेंस बना रहे, हर इंसान का कुछ ना कुछ रोल हो। अब ये तो प्रेसिडेंट का था, ये वाइस प्रेसिडेंट को भी कैसे चुनते हैं, वो भी इनडायरेक्टली चुनते हैं, क्योंकि इसको भी इलेक्शन तरीके से चलता है, ये भी इलेक्टोरल कॉलेज चलता है, ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के लोग, और इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर जो लोकसभा के, अगर अगर कुछ प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है तो, ठीक है ना, बाकी एज पर एनसीईआरटी का जो है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोग दोनों की ही बात कर रखी है इसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर कुछ कानून के अंदर लिखा हुआ है तो ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा के और नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के वोट देंगे, ये बात का ध्यान रखना। बाकी जो इलेक्शंस है ये सिंगल एसटीवी सिस्टम है, ये आप ध्यान रखना। बाकी वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, तो वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, ये बात आप याद रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। और अगर मान लो प्रेसिडेंट जो है अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। अब एक तरीके से आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन कुछ चीज रह गई है, चैलेंजेस एंड द रोड अहेड। देखो इंडिया बहुत बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे लोग रिश्वत पैसों का बहुत इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, है ना। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, कैदी, मतलब एक तरीके से वो लोग क्या कहते हैं उसे, क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, मुजरिम होते हैं, लेकिन फिर भी वो लीडरशिप में घुस जाते हैं, इलेक्शंस में घुस जाते हैं। और कुछ कुछ एक प्रॉब्लम ये है कि वोटर का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब इतनी जनता है फिर भी बहुत लोग वोट नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, खास करके शहरों के अंदर। ये चैलेंजेस सॉल्व कैसे किए जा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जागरूकता फैलाओ लोगों के अंदर, लोगों को एजुकेट करो। मीडिया बहुत जिम्मेदार होनी चाहिए, वो अनबायस्ड जानकारी दे, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देती ही नहीं है इंडिया में। तो एक्टिव सिटीजन हो, नागरिक भी एक्टिव हो थोड़े। और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर था ये, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आपने जानी है, ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले ना 8th ना 9th ना 10th में दी जाती थी, 11th की मैंने पॉलिटिक्स में पढ़ाई है बच्चों को, इस बार इसमें है एमएलसी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और बढ़िया तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट करा। कोई पार्ट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, उसको हम कर लेंगे दोबारा से कवर। और मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो।